तो प्लीज ये आपको कुछ कम कर दी केस राशि। नमस्कार आप सभी को, प्रिय दोस्तों। पुस्तक परिचर्चा की दूसरी कड़ी में आज राकेश शर्मा जी की पुस्तक है अर्थ तलाशते शब्द, और यह 14 विभिन्न विद्वानों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। आप पूरी तरह से कह सकते हैं कि यह साक्षात्कारों की पुस्तक है। वाद और संवाद की एक लंबी परंपरा भारतीय समाज में रही है। उस परंपरा को नया कलेवर और नए प्रारूप में ढालते हुए प्रश्नकर्ता और उत्तर देने वाले दोनों आमने सामने हैं। और इन सब में सबसे बड़ी बात अगर कुछ है तो ये कि सबसे अच्छी बात और बड़ी बात यह है कि शब्द जो है वो अर्थ तलाश रहे हैं। व्यक्ति अर्थ तलाशते थे शब्दों के, तो डिक्शनरी ने जन्म लिया। और नो डाउट कि जब शब्द अर्थ तलाश रहे हैं तो हमारी चेतना, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक निबंध है कि भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, उसमें सोई हुई चेतना को जगाने का प्रयत्न होता है। तो जब अर्थ शब्द की तलाश करने लगे हैं तो निसंदेह वह प्रयत्न एक बार फिर सार्थक भूमिका में दिखाई दे रहा है, और हम मनुष्यों की जो सोई हुई चेतना है वो फिर से जगेगी। यह आशा भी है और अपेक्षा भी है। तो कई विद्वान इस पुस्तक पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित हुए। खुशी की बात यह रही कि उन्होंने सहर्ष उसे अपनी स्वीकारोक्ति दी। उन सभी प्रिय विद्वत्गण का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बहुत ज़्यादा परिचय नहीं, लेकिन फिर भी जैसे अर्थ तलाशते शब्द परंपरा को जारी रखने के लिए आया, उसी तरीके से हम भी उसी परंपरा को जारी रखते हुए कुछ विद्वानों, जो विद्वान आमंत्रित हैं, उनका परिचय संक्षिप्त में देते हैं। डॉक्टर सत्यप्रिय पांडे जी हैं। बहुत ही हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति हैं, युवा हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि आलोचक हैं। युवा हो और आलोचक हो, ये दोनों संयोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और आजकल तो 80 साल के लोग भी युवा आलोचक बता दिए जाते हैं। फिलहाल अमरेंद्र भैया, डॉक्टर सत्यप्रिय पांडे भैया, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपका। दूसरे महत्वपूर्ण विद्वान डॉक्टर अमरेंद्र पांडे जी हैं। गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक हैं आप। बात वही कि युवा हैं और आलोचना परिक्षेत्र में पूरे हक के साथ डटे हुए हैं और निरंतर सक्रिय रहे हैं। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपका डॉक्टर अमरेंद्र सर। गौरव जी हैं, शोधार्थी हैं, युवा हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि एकदम जागरूक और जगे हुए हैं, समय की अनुपालना में एकदम तटस्थ हैं। ऐसे तटस्थ व्यक्तित्व की हमारे समय को सबसे बड़ी जरूरत है। गौरव जी, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपका। लहरी मीना जी हैं, डॉक्टर लहरी मीना जी, नमस्कार। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपका। आप शब्द, अर्थ
और साक्षात्कार की परंपरा वाले केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी बनारस से सीधे स्ट्रीम यार्ड पर हैं, फेसबुक पर हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। नमस्कार। जो एक रचनाकार जिनकी पुस्तक पर हम सब चर्चा करेंगे, जिन्होंने प्रश्नों पर लगातार गरिमापूर्ण उत्तर देते हुए हम पाठकों की जिज्ञासा को बढ़ाया है, श्री राकेश शर्मा सर शताब्दी की ओर अग्रसर बीड़ा पत्रिका के यशस्वी संपादक हैं, जो निसंदेह जितना अपनी संपादकीय के लिए जाने जाते हैं, उतना ही सोए हुए व्यक्तित्व को जगाने के लिए भी जाने जाते हैं। संस्मरण की दुनिया के बेताज बादशाह इसलिए हैं कि स्मृति बहुत दमदार है। तुलसीदास के तुलसीदास इनके बहुत ही प्रिय रचनाकारों में से एक रहे हैं, और रामविलास शर्मा निरंतर इनके द्वारा हम सबके मन मस्तिष्क में आते रहते हैं। जो भी बात करते होंगे उन्हें पता होगा, और यह बड़ी बात है। सर, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बहुत आभार। ये हमारे विद्वतगण हैं। अभी अंतरा करवडे जी का हम इंतजार कर रहे हैं, वो आ जाएंगी अपने समय पे। तो बात होनी है अर्थ तलाशते शब्द की, जहां शब्द को निरंतर गायब करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। यानी जब भाषाओं का संक्रमण काल चल रहा हो तो शब्द की यथास्थिति पर विचार किया जाना चाहिए। ऐसे काल में अर्थ को छोड़ दिया गया, शब्द को छोड़ दिया गया अर्थ तलाशने की प्रक्रिया में, और उस जिम्मेदारी में सर्जनकर्ता पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, व्याख्याकर्ता पूरी तरीके से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। इस सक्रियता में क्या निकल कर आ रहा है, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वैसे ही अर्थ तलाशते शब्द में क्या कुछ निकल कर आ रहा है और क्या कुछ दिया गया है, किन मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्या हमें देखना है, क्यों हमें इस पुस्तक को पढ़नी चाहिए, ये सब आप उपस्थित सभी विद्वानों के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम गौरव जी से निवेदन करते हैं कि गौरव जी आप उपस्थित तो हैं ही, अपने विचार बहुत विस्तार में नहीं, फिर भी जैसा आप उचित समझें यहाँ रखें। अर्थ तलाशते शब्द के संदर्भ में अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस मंच पे बुलाने के लिए, और यहाँ पे जितने भी विद्वानजन बैठे हैं सभी को प्रणाम। जैसा कि अभी सर ने पुस्तक के बारे में बताया कि शब्द अर्थ तलाश रहे हैं, तो शब्दों का अर्थ तलाशना क्यों जरूरी है, जबकि शब्दों को तो उनके अर्थ पता ही होंगे। और जब भी कोई देश या कि औपनिवेशिक दौर पे ही देखें तो सबसे पहले वो शब्द के अर्थ ही गायब करता है। तो सबसे पहले इस पुस्तक का मुझे शीर्षक ही बहुत अच्छा लगा। उदाहरण के तौर पे अगर हम एक शब्द ही ले लेते हैं धर्म, जो कि बहुत, जिसकी लॉ कितनी विस्तृत थी, उसकी लॉ कितनी संकीर्ण कर दी गई है।
और उस पे जो उसके धारण करने का उसका अर्थ था वो आज हटा के व्यवहारिक जीवन से उसमें क्या आ गया है, इससे सभी लोग परिचित हैं। तो सबसे पहले इस पुस्तक ने जो मुझे आकर्षित किया, इस पुस्तक के शब्द ने आकर्षित किया। दूसरी बात, इस पुस्तक की भूमिका जो कि ललित निबंधकार श्याम सुंदर दुबे ने लिखी है। उसके बाद जो इस पुस्तक में, जैसे कि सर ने बताया कि क्या खास है, तो उस पुस्तक में खास बात पे आते हैं कि इस पुस्तक में वो जो कुछ और होता है वो क्या है, क्योंकि साक्षात्कार की पुस्तक इसके पहले भी आई, इसके बाद भी आएंगी, लेकिन इस पुस्तक में ऐसा क्या है जो कि अन्य में था या था तो कम मात्रा में था। तो सबसे जो अच्छी बात मुझे इस पुस्तक में देखने को लगी कि इसमें प्रश्नकर्ताओं को बहुत महत्व दिया गया है। इसमें प्रश्नकर्ताओं के भी पूरा परिचय दिया गया है। इसमें जैसा कि सर ने अभी कहा कि 14 साक्षात्कार करने वाले हैं, तो उनका भी बाकायदा पूरा परिचय दिया गया है। और ये भारतीय संस्कृति का परिचायक है, जहाँ की उत्तर से ज्यादा महत्व जो है वो प्रश्न का दिया जाता है। चाहे वो यम नचिकेता संवाद में देखें, वहां यम के उत्तर में उतना ज्यादा ध्यान हमारा नहीं जाता जितना हमारा नचिकेता के संवाद में जाता है। या इसी तरह उपनिषद परंपरा में हम देखें तो और भी, और आज के भी हम देखें तो साक्षात्कार विधा इसीलिए महत्वपूर्ण बन रही है क्योंकि उसमें प्रश्नकर्ता को ज्यादा देखा जाता है, मतलब उसके महत्व को देख के उस प्रोग्राम को देखा जाता है। और अन्य बात जो इस किताब में खास बात है वो उस किताब का वैविध्य है। इस किताब में प्रश्न तो वैविध्य रूप से पूछे ही गए हैं, लेकिन जो पूछने वाले हैं उनमें भी विविधता दो रूपों में देखने को मिलती है। पहली, पेशागत विविधता, जैसे कि इसमें डॉक्टर विकास दबे और गोपाल माहेश्वरी जी हैं। ये दोनों, जैसे कि हम जानते हैं कि विकास दबे जी वर्तमान में साक्षात्कार पत्रिका के संपादक हैं और गोपाल माहेश्वरी जी देवपुत्र पत्रिका के संपादक हैं। इसके साथ साथ वह ये दोनों वरिष्ठ हैं और जो आता है श्री शर्मा जी, इनकी वय में समान है या कि इनके साथ है। इसके साथ साथ निधि शर्मा जी हैं, उत्कर्ष अग्निहोत्री जी हैं, जिनका साहित्य में अभी जो उदय हुआ है वो नवोगत है, अभी अभी आए हुए हैं। तो खासकर इनमें जो प्रश्नों की विविधता है और पेशेगत विविधता है, जैसे कि निधि जी डॉक्टर हैं, शोभा जैन जी प्रोफेसर हैं, मतलब वो अकादमिक जगत से संबंधित है। तो इसके जो प्रश्न भी पूछे गए हैं वो भी उसमें वैविध्य है। और चूंकि जैसा कि सर ने बताया कि शर्मा जी शताब्दी की ओर बढ़ती पत्रिका के संपादक हैं, तो वो अभी जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं वहां से साहित्य की जो पूरी दुनिया है वो उनके आगे स्पष्ट है, क्योंकि कौन सी नई रचनाएं आ रही हैं, उन रचनाओं में क्या आ रहा है, पुराने से कितना अंतर है, नए से क्या है, आगे आने वाले भविष्य में साहित्य किस ओर जा रहा है। भाषा के सवाल पर जो है इसमें कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। सर की संपादकी क्या होती है, वो जो इस महीने की अगर संपादकी पढ़ी होगी तो जो अभी विभत्स घटना हुई उसका बिना जिक्र किए और उसका जो पूरा वर्णन है वो उस संपादकी में आया है। वही चीज इस साक्षात्कार में भी हमें देखने को मिलती है। जैसे कि शोभा जैन को जो उन्होंने साक्षात्कार दिया, उसका जो शीर्षक किया कि लेखक को विचारधाराओं का कठमुल्ला नहीं होना चाहिए। अब इसमें किस विचारधारा के लिए संकेत है, क्या कुछ है, इसमें उस विचारधारा विशेष का नाम कहीं भी नहीं लिया गया। लेकिन अगर जो भी साहित्य के जागरूक और सजग पाठक है वो इस चीज को समझ पाते हैं। दूसरा, इसका जो विशेष है वो जो भाषा पे दिया गया, तो सर का कहना है कि जो भाषा है तो भाषा का पुंकेसर ही है साहित्य। और आज भाषा पे जो इंग्लिश या कि अन्य तरह की भी जो अड़चने हैं क्या है, ये उनके संपादकीय के साथ साथ इन लेखों में एक सूत्र रूप में मिलता है। दूसरा, जो कि ये पुस्तक साक्षात्कार विधा की है, तो साक्षात्कार विधा पे एक चीज जो सबसे ज्यादा होती है वो होती है कि एक इसकी अनौपचारिकता, यानी जब प्रश्नकर्ता सवाल करता है तो इसमें भूमिका बांधने की उतनी स्पेस नहीं होता, उतनी जगह नहीं होती है, और बात जो होती है वो सीधे कही जाती है। और कई बार प्रश्न पूछने वाला वही प्रश्न पूछ लेता है जिसकी उम्मीद पाठक को होती है। और खासकर इससे जो लेखक है उसके निजी जीवन के बारे में भी बहुत सी बातें पता चलती हैं। तो जैसे कि इसमें परिवार के बारे में पता चलता है या अन्य चीजों के बारे में पता चलता है। तो अमूमन क्या होता है कि विचार और व्यवहार में अगर फांक होती है तो एक दूरी बनती है। तो इससे साक्षात्कार विधा से जो कहने वाला है वो उसका निजी जीवन कैसा है और उसके विचार कैसे हैं
जितनी इनमें साम्यता होती है उतना ज्यादा उसकी बातों का असर होता है। जैसा कि सर ने कहा कि उनकी संपादकीय बेजोड़ होती है, उसका एक कारण ये भी है कि इसको पढ़ के जो उनके निजी जीवन के बारे में पता चलता है वो भी यही लगता है कि जो एक तरह से सहज है, उसमें कोई दुराव या छिपाव जैसी बात नहीं है। चाहे वो इसमें उनकी पत्नी अर्चना शर्मा जी का जिक्र आए या कि इसके पहले जो उन्होंने कानपुर के जीवन के संदर्भ में उनके कटु अनुभव थे, इसमें भी उन्होंने कोई वैसा नहीं बताया। लेकिन इसमें जो एक वाक्य आता है कि जो वो कहते हैं कि अब उनको भाभी कहने की इच्छा नहीं होती, जो कि ये 30 वर्ष या कि पहले की बातें हैं, 40 वर्ष पहले की बातें हैं, लेकिन अगर वो 30 आज तक है तो इस शब्द में उसका दर्द छिपा हुआ समझ में आ जाता है कि आखिर उस लेखक ने क्या संघर्ष किया होगा। इसमें उन्होंने खुल के कोई बात नहीं कही, जो कि एक साहित्य की बात होती है कि अरथ अमित अति आखर थोरे। तो ये जो इसके प्रश्न करता है और जो इसमें उत्तर दिए गए हैं, दोनों इस चीज के लिए हैं। दूसरा कि जैसा कि बताया कि सर पे तुलसीदास जी का और रामविलास शर्मा का प्रभाव है, वो जब इनके जीवन को पढ़ते हैं तो अनायास पता नहीं मुझे तुलसीदास जी का जीवन याद आ जाता, जो उन्होंने कवितावली में अपने जीवन को वर्णित किया है। तो वो जो उनका संघर्ष है, हालांकि दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं, वो भक्त थे और ये पूर्ण रूप से गृहस्थ व्यक्ति हैं, लेकिन एक अनायास एक जो सूत्र होता है कि क्यों तुलसी साहित्य की ओर ये बार बार जाते हैं, तो जो संघर्ष में इनको रोशनी देने का काम तुलसीदास जी करते हैं। और दूसरा रामविलास शर्मा जी पे, जिसकी बात बहुत कम की जाती है कि जो उनका निजी जीवन था वो भी एकदम पारदर्शी था, स्वच्छ जल की तरह था। वो भी एक पूर्ण रूप से गृहस्थ व्यक्ति थे और अपनी पत्नी को के साथ जो उनका संबंध था वो मित्र संवाद या कि उनकी घर की बात जैसी रचनाओं से या कि उनपे जो और संस्मरण लिखे गए जैसे जसवीर त्यागी जी के, उनसे स्पष्ट होता है। वही बात सर के जीवन पे भी दिखाई देती है। तो ना केवल इनका जो कि कहा कि इनके लेखन में तुलसीदास का और रामविलास शर्मा का प्रभाव नजर आता है, इस साक्षात्कार की विधा को पढ़ने से इनके निजी जीवन पे भी इनके प्रभाव को देखा जा सकता है, जिसका परिलक्षित हमें जो होता है वो साहित्य पे होता है। मैं एक दो बात सर ने कहा कि संक्षेप में कहना है, अब क्योंकि अन्य लोग भी हैं तो मैं एक बात और इस पुस्तक के बारे में कहना चाहूंगा और वो उसके बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। वो इस पुस्तक पे कि जो कि प्रश्नकर्ताओं को महत्व, बदकही का आनंद ही तब आता है जब सामने वाले को आप महत्व दें, यानी आप अपने को ऊंचा ना समझें। क्योंकि इसके पहले भी सर की एक पुस्तक आई साक्षात्कार विधा पे, वार्ता का विवेक। तो सर को वार्ता का विवेक क्योंकि इन्हें पता है, तो प्रश्नकर्ता कैसा होना चाहिए, उसके उत्तर कैसे होने चाहिए, इसकी समझ इस पुस्तक में परिलक्षित होती है कि जहां वार्ता के विवेक में प्रश्न पूछने का ढंग है, वहीं इसमें इसका उत्तर कैसे दिया जाता है, अगर कोई कैसे प्रश्न पूछे कितने बेलाग तरीके से, वो इस पुस्तक में है। तो आने वाले समय में जो साक्षात्कार विधा की पुस्तकें आएंगी उसके लिए यह एक पुस्तक मार्गदर्शक का काम और दिशा निर्देश का काम करेगी। यहाँ से मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, धन्यवाद। बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छी बातें कही आपने। साक्षात्कार की परंपरा से लेकर के लेखक के सक्रियता तक पर आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आभार। निरंतर हम लोग बातचीत करते रहेंगे इसी तरीके से। दूसरे प्रभावी वक्तव्य के रूप में हम चाहते हैं कि डॉक्टर अमरेंद्र पांडे जी आप अपना विचार रखेंगे। इस पुस्तक पर गंभीर अध्ययन किया है आपने प्रश्नों को देखा है और आपने ये भी देखा है कि उत्तरकर्ता या जो उत्तर दे रहे हैं उन्होंने किस तरीके से प्रश्नों को झेला है या एंजॉय किया है। अब ये आप जाने। स्वागत है डॉक्टर अमरेंद्र पांडे जी, आपका हार्दिक स्वागत है। अंतरा करवड़े मैम आ गई हैं, हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपका। अमरेंद्र सर स्वागत है आपका। जी जी नमस्कार। सबसे पहले इस आभासी मंच पे आप सभी लोगों का स्वागत है और यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि लोक साहित्य के मर्मज्ञ सतप्रिय पांडे जी और हम सब जिसके सानिध्य में आज इस मंच पे जुड़े हैं, वीड़ा के यशस्वी संपादक राकेश शर्मा जी,
ये हम लोगों के लिए सच में बहुत ही गौरव की बात है। और यह जो मौका मिला उस वह बिंब प्रतिबिंब के प्रकाशक और इस पुस्तक के रचयिता, इस पुस्तक के को हमारे बीच में प्रकाशित करके लाने वाले अनिल पांडे जी, आपका भी स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत आभार। बीएचयू से हमारे साथी और मित्र लहरी राम मीना जी और बाकी गौरव जी और अन्य साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है। गौरव ने एक बड़ी अच्छी बात कही जिसपे शायद वो मेरे हिस्से का एक हिस्सा ले लिए कि राकेश शर्मा सर को एक चुभन तो है बचपन की, और इतना मृदुभाषी व्यक्तित्व उस चुभन के साथ इतनी संजीदगी से अपनी साहित्य यात्रा और संपादकीय जीवन को आगे ले जा रहा हो, ये हम सबको सोचने के लिए मजबूर करता है और अचंभित भी करता है। बात मैं शुरू करूं कि अर्थ तलाशते शब्द की, लेकिन उससे पहले मैं इस बात पर कि हम लेखक की जितनी भी मैंने जानकारियां इस पुस्तक से हमें प्राप्त हुई, उन जानकारियों में मुझे एक और बात अचंभित किया कि राकेश शर्मा जी का खुद नाम राकेश शर्मा नहीं, और उनकी जन्म की तारीख खुद जन्म की तारीख नहीं। तो हम जब अभी मैं परिचयात्मक रूप से आते हुए ये बातें मुझे इस तरीके से उद्वेलित करती रही कि कोई अनुशासन मैं नहीं बरतूंगा अपनी बातचीत के क्रम में। मैं यह बताऊंगा कि यह पुस्तक साक्षात्कार विधा में हम अभी पुस्तकों की परंपरा और अतीत में जाएं तो हमें राज्यसभा में गुप्तगू नाम से जो वो आपके शुरू करते थे गुप्तगू, इरफान, उन्होंने बहुत सारे साहित्यकारों का परिचय लिया। मुझे याद आता है सर ने ठीक कहा, रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल का मित्र संवाद पुस्तक जो साक्षात्कार पर केंद्रित पुस्तक है। लेकिन मैं फिर उस बात पे आऊं कि एक लेखक के जीवन के बहुत व्यक्तिगत अनुभवों से हम कैसे परिचित होते हैं। तो जब प्रारंभिक शिक्षा के लिए राकेश शर्मा जी अपने ताऊ जी के साथ प्राइमरी के टीचर के पास जा रहे हैं मास्टर साहब, तो मास्टर साहब ने कहा कि अच्छा इसका नाम क्या है, तो शायद बड़े भाइयों का नाम कुछ गोपाल राम से था। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, सबका नाम गोपाल राम रखोगे, तो चलो जी आप ही रख दो। तो उन्होंने राकेश बाबू शर्मा नाम रख दिया। ये जानकारी हमें कैसे मिली, ये जानकारी हिंदी के पाठकों को कैसे मिली। और एक और अचंभित करने वाली बात अनिल सर है, मैं यहाँ पे जिक्र करूं कि शायद डेट ऑफ बर्थ भी सर की खुद की नहीं है। क्या जी, 1 जुलाई 1961। ये 2 कड़ियां इस तरीके से है कि जो एक लेखक के साक्षात्कार के जरिए हमें पता चलता है, बहुत सारे अनछुए पहलुओं के बारे में पता चलता है। जो 14 साक्षात्कार की पुस्तक की यह श्रृंखला है वो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने बिंब प्रकाशन के अनिल पांडे जी ने जो यह काम किया है, सच में मैं कई बार सोच रहा था जब सर के जवाबों को मैं देख रहा था, तो मैं कह रहा था कि प्रश्नकर्ता तो बहुत अनुत्तरित हो गए। जिस तरीके से प्रश्न के लेबल की स्थिति है उससे कई गुना सर का जवाब है। वो दर्शन के स्तर पे, वो सांस्कृतिक समझ के स्तर पे, वो सामाजिक समझ के स्तर पे, और कई बार कह रहे हैं कि नहीं जी, ना चाहते हुए कह रहे हैं कि आपके प्रश्नों में द्वंद्व है, उलझाव है, लेकिन उसका उत्तर इस तरीके से दिया जाना चाहिए। और तब मुझे समझ में आता है कि वार्ता का विवेक नाम से अपनी पुस्तक क्यों रखी, जो साक्षात्कारों की पुस्तक का शीर्षक है। तब मैं जब इन पुस्तकों पर देखता हूं कि इस पुस्तक का नाम अर्थ तलाश जो है अर्थ तलाशते शब्द क्यों। बहुत बढ़िया। बहुत सारे उत्तर आधुनिकता की जो सैद्धांतिकियां आई, उन्होंने शब्दों के भीतर के अर्थ को पकड़ने की कोशिश की। बिटवीन लाइन क्या है, डिकंस्ट्रक्शन की थियरी ले लीजिए,
विखंडनवाद की थियरी लिख लीजिए, अंतरपाठीयता की थियरी ले लीजिए, जिन्होंने शब्दों के अर्थ को हमारे सामने पारंपरिक रूप से तो रखा, लेकिन उसका अर्थ उन सैद्धांतिकियों के आने से बदल गया। कल्हड़ की राजतरंगड़ी याद करिए, तो कल्हड़ की राजतरंगड़ी से पहले जम्मू कश्मीर का इतिहास किसी ने अपने अपने तरह से काटा, लेकिन कल्हड़ की राजतरंगड़ी आने से जम्मू कश्मीर के इतिहास के लेखन की प्रविधि और विधि बदल गई, वो नया अर्थ देने लगा। सही, बहुत बढ़िया। तो कई बार मुझे इस किताब को पढ़ते हुए ये लगा, और इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि निश्चित तौर पे ये इसमें सिर्फ किताब को छाप देने का साक्षात्कार पुस्तक बना देने मात्र की स्थिति नहीं है। जैसा जिक्र गौरव ने किया कि इस पे शायद श्याम सुंदर दुबे जैसे जो है लोक के मर्मज्ञ व्यक्ति की भूमिका लिखी गई, सत्यप्रिय पांडे जैसे लोक के साहित्य के जानकार जिन्होंने अब पूरी अलग अलग स्थितियों पे बात की है, उनके संपादकीय कर्म पे कि बीड़ा का संपादकीय पक्ष क्या है, लोक और भाषा का संबंध कैसे है, कविता में किस तरीके से लोक की स्थिति गायब हो रही है, रीतिकाल का उदाहरण देकर के सत्यप्रिय पांडे जी ने, लेकिन उतने ही सुंदर ढंग से उसका जवाब राकेश शर्मा जी ने दिया। उन्होंने कहा कि आप कबीर को कैसे भूल रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप तुलसी को कैसे भूल रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप श्याम सुंदर, उन्होंने कहा कि जयशंकर प्रसाद को कैसे भूल रहे हैं, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसे भूल रहे हैं, जिसके यहाँ लोक के श्रम के सौंदर्य की बात है, जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक एकता और उसके धरोहर की राष्ट्रीयता की बात है। ऐसे जयशंकर प्रसाद भी हैं जो लोक की स्थितियों को लेकर के हमारे सामने ला रहे हैं। तो ये पुस्तक हमें सिर्फ इस नाते नहीं परिचित कराती है कि नहीं जी हम एक जार्गन शब्दावली से घेर लें। मैं बीच में अपने समीक्षा के पहलू को आलोचना के मापदंड की कसौटी पर ले जाऊं तो मुझे कुछ एक प्रश्नों में इतना घालमेल लगा, उलझाव लगा कि जैसे मानो कि वो अनुच्छेद और पैराग्राफ में बातें कही जा रही हैं, लेकिन उतना ही सटीक जवाब राकेश शर्मा दे रहे हैं। राकेश शर्मा की इस पुस्तक से, अर्थ तलाशते शब्द से, हमें एक बात पता चलती है कि राकेश शर्मा जी मानक भाषा की तलाश में है। हो सकता है कि अर्थ तलाशते शब्द की बेचैनी उनके भीतर कुछ इसी तरीके की हो कि बात तो हर एक बात अपने ढंग से कह रहा है, लेकिन वह बात एक आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। तब शायद किसी प्रश्न करता था कि कोई प्रश्न करता यह राकेश शर्मा जी से पूछ रहा है कि साहित्य आज लोगों से कट रहा है, इस पे आपकी राय क्या है? सबसे पहला सवाल संप्रेषणीयता का है। हम जो कहना चाहते हैं वो आप तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है? हम जिस शब्द में अपनी बात कह रहे हैं वह शब्द अर्थ ध्वनित कर पा रहा है कि नहीं? और बहुत सुंदर जवाब शायद उन्होंने दिया कि अब आप चाह करके भी उर्दू समझ रखने वाले अरबी फारसी को भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं बना सकते। अब चाह करके भी संस्कृत जैसे विषय जो देवबाड़ी है उसको भारत की एक मुख्य भाषा नहीं बना सकते। वह मुख्य भाषा अगर बन सकती है तो हिंदी बन सकती है, क्योंकि हिंदी में ही संप्रेषणीयता की स्थिति है और उसको इस तरीके से मानक भाषा के नजदीक लाने की कसौटी के ऊपर रखना चाहिए जिससे क्या आम, क्या फहम, क्या लोग की बात को विकास दवे जी कह रहे थे, जो सत्यप्रिय जी कह रहे थे, लोग किसकी समझ को विस्तार दे रहा है। ये बात भी यह साक्षात्कार पुस्तक हमारे सामने बड़ी गंभीरता से उकेरती है, दिखाती है। अब रही बात कि कई बार एक लेखक के साहित्यिक जीवन की स्थितियों पर हम कैसे बात करते हैं। राकेश शर्मा जी के बारे में उनकी शुरुआती समझ क्या है, उनके साहित्य कर्म की प्रेरणा कहां से मिली, गौरव ने संकेत में कर दिया, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। शुरुआती जीवन का क्या रूप है, उनके संघर्षों की जीवन की यात्रा कहां से शुरू हुई। लेकिन नहीं, मैं जिसको देख रहा हूं कि कई ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने कहीं भी किसी तरह से छूट नहीं ली है। आसान लहजों में कहूं
तो वो राकेश शर्मा जी के संपादकीय कर्म, रचना धर्मिता और उनके कविता के कम से कम 2 स्त्री और समुद्र, अंतस जैसे कविता संग्रहों पे बात करते नजर आते हैं। लेकिन शायद मैं इस बात को कह दूं कि प्रश्नों में उलझाव है, तो राकेश शर्मा जी के जवाब में संप्रेषणीयता की गजब की अभिव्यक्ति, किसी तरह का कोई लाग लपेट नहीं है। अभिषेक शर्मा जैसे प्रश्नकर्ता जब यह सवाल करते हैं कि आप यह बताइए कि आपने प्रेम किया है, तो शायद मैं उस पुस्तक, इस साक्षात्कार पुस्तक के हवाले से अगर वह कोट करूं तो वो कहते हैं कि आप देखिए इस साक्षात्कार पुस्तक में राकेश शर्मा, जब अभिषेक शर्मा जी ने उनसे कहा कि आप प्रेम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, अब इसका सामाजिक प्रदाय में मैं जवाब नहीं दे सकता। शायद मैं सोच रहा था कि राकेश शर्मा जी चूक रहे हैं, लेकिन राकेश शर्मा जी ने बराबर यह कहा कि मैं किसको अपना, मेरी साहित्यिक प्रेरणा किस कृति से हो रही है? रामचरितमानस। मेरे सबसे प्रिय कवि कौन है जो साहित्य की स्थिति में मुझे आगे लेकर के आ रहे हैं? वो तुलसीदास। वो कह रहे हैं, उसी अपने जवाब में यह इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मैं अगर इसको मान लूं, मुझे लगा कि शायद इसका जवाब वो दार्शनिक अंदाज में दे रहे हैं या अपनी पूरी साहित्यिक समझ के आधार पे दे रहे हैं, शायद वो अपने आभ्यंतर पक्ष की स्थिति का अवलोकन करते हुए दे रहे हैं, लेकिन शायद उनको चिंता है अपनी युवा पीढ़ी का, शायद उनको अपनी चिंता है भारतीय संस्कृति में मूल्य धर्मिता का, शायद उनको चिंतन है उस विवेक का। तो कह रहे हैं कि जो भी हो, मैं उसका जवाब उस तरीके से नहीं दूंगा। मैं इसी अभिषेक शर्मा के एक और सवाल के जवाब में अपनी बात अगर रखूं, तो राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं और साहित्यिक विषय वस्तु पर जब उनसे सवाल किया गया कि आपके प्रिय आलोचक कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि रामविलास शर्मा। अब आप सब जानते हैं कि रामविलास शर्मा मार्क्सिस्ट आलोचक है। मार्क्सिस्ट आलोचक में इनका जवाब जब मैं देख रहा था और पढ़ रहा था, तो वो उदाहरणों से भरा है, कवि रचनाकारों की पंक्तियों से भरा है। मौलिकता का सवाल था, मौलिकता के सवाल में हजारी प्रसाद द्विवेदी, कालिदास की रचनाओं से भरा हुआ। देरिदा ने एक लाइन कहा था कि ऑल टेक्स्ट इज रिलेशन टू अदर टेक्स्ट, सारी रचनाएं अपने पूर्व के पाठ से कहीं ना कहीं मिली हुई है। तब मुझे राकेश शर्मा की बहुपठिज्ञता, बहुआयामी व्यक्तित्व और बहुपठन की झलक मिलती है। एक जगह वो कहते हैं रामविलास शर्मा पे, और ये हम जैसे युवा आलोचकों को, युवा समीक्षकों को, आप सभी सुधीजन यहाँ पे हैं, कवि हैं, इसको जरूर लाइन बाय लाइन ध्यान रखना चाहिए जब वो रामविलास शर्मा के बारे में एक बात और एक भ्रांति हमारे सामने रखते हैं। हमारे सामने भ्रांति है, हम सब लोगों के सामने भ्रांति है, लेकिन राकेश शर्मा जैसे सुधीजन विद्वान उसको एकदम जैसे पानी इतना साफ सुथरा है उस तरीके से कर देते हैं। लिख रहे हैं कि रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, सिर्फ मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, वे हमारे भारतीय संस्कृति के अमर गायक हैं। इस लाइन पे बवाल हो सकता, भारतीय संस्कृति के अमर गायक जैसी लाइन पे बवाल हो सकता है कि क्या रामविलास शर्मा कैसे, लेकिन नहीं, स्टेटमेंट और उदाहरण की जो शैली है इनके उत्तरों में, वो इन्हें अनुसंधानकर्ता की समझ ले जाता है। और मुझे तो कई बार लगता है कि क्या ये पत्र संवाद की शैली है। कई बार हमको लगता है कि क्या यह साक्षात्कार विधा जो है सीधे आमने रूबरू वाला कंसर्न में है। सीधे कई बार मुझे लग रहा था कि क्या यह जो है
कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रश्नों को बना के दे दिया गया हो और राकेश शर्मा जी ने बहुत संतुलित और व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करके उन प्रश्नों पे अपना उत्तर लिखा हो। ये भी मेरी चिंता के केंद्र में है। राकेश शर्मा सर इसका उत्तर देंगे, लेकिन नहीं, जो पुस्तक है मैं शाबाशी देता हूं और मैं वाहवाही देता हूं आप जैसे सुधीजन को, जिन्होंने इतने व्यवस्थित तरीके से प्रश्नों का उत्तर की तलाश निकलवाने की कोशिश उनसे की। कई बार एक रचनाकार के भीतर के बहुत सारे अर्थ होते हैं जिसको हम आप नहीं निकाल पाते। रामविलास शर्मा को कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, यह पुस्तक याद करिए, मैं इसके बहुत स्पष्टता में नहीं जाऊंगा। और रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना अपने मन से नहीं लिख रहे हैं। सत्यप्रिय सर को याद होगा कर्ण सिंह चौहान और रामविलास शर्मा के बीच में जो विवाद हो रहा है, जहां से एक व्यक्ति इस्तीफा दे रहा है, सिर्फ इस नाते कि 74 का वो दशक है जब इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि रूस के विभाजन, कौन रूस के साथ रहेगा और कौन भारत की राष्ट्रीयता की पक्षधरता की बात करेगा। रामविलास शर्मा उस समय भारत की राष्ट्रीयता की पक्षधरता की बात करते हैं और अपने भीतर रह करके खुद की आत्मालोचना करते हैं। यह बात हमें इस पुस्तक से मिलती है। तब मुझे यह लगता है कि नहीं जी, कास्मिक ढंग से राकेश शर्मा जी सिर्फ रामविलास शर्मा की तारीफ नहीं कर रहे हैं, वो बता भी रहे हैं कि भारतीय संस्कृति के अमर गायक कैसे हैं। एक और बात का मैं हवाला दूं, जिसको राकेश शर्मा जी इस बात को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहला आलोचक वह व्यक्ति है जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और जॉर्ज फर्नांडी रक्षा मंत्री कैसे बनते हैं, इस बात का जिक्र करते हैं। वो इस बात को भी हमारे सामने लाने की बात करते हैं कि भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसको मार्क्सवादियों ने गदर कहा, लेकिन रामविलास शर्मा ने उसे बदल करके संग्राम कहा और वो अपनी किताब लेकर के आते हैं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। ये रामविलास शर्मा की सांस्कृतिक विरासत की समझ है, जिसको पकड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? राकेश शर्मा जी। और वो इसी अपने इंटरव्यू में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का मूल्यांकन अगर आपको करना है तो आपको तुलसीदास, ताजमहल और तानसेन को समझने की जरूरत है। मैं चकित रह जाता हूं, सच मानिए तो। तुलसीदास और रामविलास शर्मा की मौलिक स्थापना को अगर कोई इस तरीके से हमारे सामने ला रहा है तो मैं वाहवाही देता हूं इस तरीके के साक्षात्कारता वाली पुस्तक के आने के बाद। एक बात, दो बातें और कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक, आलोचना का स्वरूप कैसा हो, उस बात और उस स्थिति पे मैं आऊंगा। लेकिन एक पुस्तक प्रेमचंद को भी लेकर के कुछ सवाल करती है। हाँ जी, किसी साक्षात्कारता ने यह पूछा कि प्रेमचंद आपके प्रिय कहानीकार हैं या कौन से प्रिय कहानीकार हैं? कि प्रेमचंद हमारे इसलिए प्रिय कहानीकार हैं क्योंकि वो हिंदुस्तानी भाषा की जुबान में अपनी विषय वस्तु को रखते हैं। और शायद यही मांग, यही चिंता राकेश शर्मा जी की भी है कि आज के युवाओं का साहित्य से रुझान क्यों कम हो जा रहा है। मूड आ जाने से, फेसबुक के आ जाने से, सोशल मीडिया के आ जाने से। भाई आई थी खाना बना के भाई। तो यह जो बात है वो कह रहे हैं कि साक्षर और निरक्षर होने का जो सवाल है वो प्रेमचंद के यहाँ दोनों कैटेगरीज निरक्षर भी उनको उसी अंदाज में समझ सकता है और साक्षर भी उसी अंदाज में समझ सकता है। क्या यह स्थिति बाकी साहित्यकारों के यहाँ है? तो वो कह रहे हैं कि प्रेमचंद से सीख लेनी चाहिए। प्रेमचंद अपनी बात मुहावरों में, लोकोक्तियों में, कहावतों में कहते नजर आते हैं,
तो इस तरीके से बहुत सारी बातों पर आप इनको समझ सकते हैं, राकेश शर्मा जी को। और मैं अगर यह बात कहूं कि बहुआयामी समझ की झलक, चिंतक, संपादक, टिप्पणीकार और ऐसे व्याख्याता के रूप में उनकी प्रसिद्धि है जो कई प्रश्नों का जवाब सीधे तौर पे इस तरह से देते हैं कि मानो अनुसंधानकर्ता को उन प्रश्नों के लिए जाना पड़ेगा यह पता करने कि क्या पुस्तकों को देख करके या ठहर करके या रुक करके या सोच समझ करके वो जवाब दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि उनका चिंतन कितना बहुज्ञ है। इससे यह पता चलता है कि उनकी समझ कितनी अंतरपाठी और अंतर अनुशासनिक है। इससे यह समझ पता चलता है कि वो कितने बहुपठिज्ञ हैं। एक और बात जिसपे मुझे जरूर रखनी है कि बहुत सारे वैचारिक आग्रहों से मुक्त, पूर्वाग्रह मुक्तता की बात करते हैं। यह पुस्तक हमें इस ओर भी रेखांकित करती है कि अगर कोई राइट और लेफ्ट विंग का व्यक्ति है तो वो कहते हैं कि सर्जना में आप किसी एक पक्षधरता की बात मत करिए। सर्जना है और सर्जना जो है साहित्य की कसौटियों पर रचा जाना चाहिए और उसका मूल्यांकन भी उसी ढंग से करना चाहिए। शुरू में शायद अनिल सर ने कहा है कि आलोचक नेपथ्य पे हैं, क्यों हैं? शायद मेरे इस छोटे से उत्तर से जवाब मिला होगा कि आलोचक अब यह तय कर रहा है कि कौन राइट विंग का रचनाकार है, कौन लेफ्ट विंग का रचनाकार है, किसकी क्या रचना धर्मिता है। राकेश शर्मा जी कह रहे हैं कि रचना धर्मिता से सर्जना और साहित्य सर्जनाकारों की बड़ी ही हानि हुई है। युवा रचनाकारों के लिए क्या संदेश दे रहे हैं इस पुस्तक में? युवा रचनाकारों के लिए वो कह रहे हैं कि उनमें भाषा और व्याकरण के संस्कार की समझ नहीं है। तो बहुत सारे प्रश्नकर्ताओं ने उनसे सवाल किया कि आप नए रचनाकारों के लिए क्या एडवाइस और सलाह देना चाहते हैं, उनसे आपकी आशाएं और अपेक्षाएं क्या हैं? तो वो दो टूक शब्दों में कहते हैं कि भाषा और व्याकरण की समझ नहीं है। बहुत सारे उनके पॉइंट ऑफ पक्ष है जिसपे वो बात रख रहे हैं कि अभ्यास और अध्ययन का अभाव है। युवाओं के लिए संदेश है, हम जैसे युवाओं के लिए संदेश है कि भाषा और संस्कार की समझ नहीं है, भाषा और व्याकरण की समझ नहीं है, अभ्यास और अध्ययन का अभाव है। हिंदी में अब कोई किसी से दीक्षा नहीं लेता कि मुझे सत्यप्रिय जी से समझना है, मुझे अनिल पांडे जी से समझना है, मुझे लहरी राम मीना जी से समझना है। और एक और बात, युवा आज की पीढ़ी को साहित्यिक शिक्षण की गहरी जरूरत है। शायद साहित्य का काम मनुष्य के भीतर की अंतः चेतना को पुनराविष्कृत करना है, मानवता को बढ़ाना है। तो ये युवाओं के लिए जो बात कह रहे थे, न किसी साहित्यकार को खारिज कर रहे थे और न किसी साहित्यकार को ऊंचा उठा रहे थे। बहुत सारे वीड़ा के संपादक होने के नाते जब उनसे यह पूछा गया है इस पुस्तक में, अर्थ तलाशते शब्द पुस्तक में, कि आप क्या कहेंगे कि आपके पास बहुत अलग अलग विधाओं में लोग रचनाएं भेजते होंगे, आप उन रचनाओं को कैसे अलग करते हैं, कैसे छापने से मना करते हैं? तब उनकी पीड़ा इस माध्यमों से, इन विचार स्थितियों से हमारे सामने प्रकट होती है। जब उनसे यह पूछा गया कि आज डिजिटल के दौर में हिंदी की वर्तमान स्थिति पर आपकी राय क्या है, आप सच में इसका, उन्होंने बचाव का कोई रास्ता नहीं अपनाया, बहुत दो टूक शब्दों में कहा कि डिजिटल ने हिंदी की स्थिति को खराब किया है लेकिन हिंदी की स्थिति का प्रसार भी किया है। तो मुझे लगता है कि यह पुस्तक इस मामले में बहुत उत्कृष्ट है और इस पे जितना बोला जाए उतना कम है। यह पुस्तक इस मामले में हमारे सामने बहुत सारे उलझा और संतुलित जवाब के साथ आती है।
वस्तुनिष्ठ की जगह आत्मनिष्ठ ढंग से हमारे सामने अपने विचारों को लेकर के आती है। साहित्य का सामाजिक दायित्व बोध क्या है उसको समझाते हुए आती है। बहुत सारे बिंदु को जो लोक की जिज्ञासाएं हैं, साहित्य के भीतर की जिज्ञासाएं हैं, उसको इस तरह से जवाब देती हुई आती है कि मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। और शायद कई बार साहित्यकार की पुस्तकों में साहित्य की दुनिया की बहुत सारी निजता का सवाल पर जो आरोप लगाया जाता है शायद उससे बचती हुई आती है। एक आंदोलनों को दूसरे आंदोलनों से, एक विधाओं को दूसरे विधाओं से जो काटने की बात आती है उससे बचते हुए आती है। आखिरी में मैं इस प्रभावशाली पुस्तक के संपादक राकेश शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो बोलचाल की भाषा में इस तरह की गंभीर दृष्टि के साथ हमारे सामने आते हैं, जिसकी विषय वस्तु में इतिहास है, सामाजिक सांस्कृतिक समझ है, संवादों की अंतरपाठीयता है, विषयों की अंतर अनुशासनात्मकता है और उदाहरण है, अतीत की समझ है, संस्कृत के कोड हैं। तो यह महत्वपूर्ण पुस्तक के इस संपादक को बहुत बहुत बधाई, आभार। अंत में मैं आभार देता हूं इस महत्वपूर्ण पुस्तक के प्रकाशक अनिल पांडे जी को, जिन्होंने बड़ी गंभीरता से इस पुस्तक की छपाई पर बात की है। और एक समीक्षक होने के नाते अगर मैं पुस्तक का परिचय और पुस्तक के मुद्रण पे बात न करूं, पुस्तक के प्रूफ रीडिंग पे बात न करूं, तो शायद मेरी यह बात थोड़ी सी जो कही गई है वो अधूरी रहेगी। दोनों स्थितियों में यह पुस्तक मुझे सफल नजर आती है। पुस्तक की में प्रूफ रीडिंग की त्रुटियों की मैं तलाश करता रह गया। शायद एक त्रुटि राकेश शर्मा जी ने अपने लेखन में कह दी है कि इसमें 15 साक्षात्कार हैं, लेकिन नहीं 14 साक्षात्कार है, लेकिन यह चलता है। तो प्रकाशक तो इससे बड़ी हैं। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं अनिल पांडे जी, आप भी। निश्चित तौर पे हम डीयू में हमारे सीनियर बैठे हुए हैं, सत्यप्रिय पांडे सर और लोग भी, हम लोग इनसे सीखते हैं कि कुछ गलती निकालें, लेकिन मैं शायद इसमें कोई गलती नहीं निकाल पाया। बहुत सही मुद्रण कला है। बिंब प्रतिबिंब प्रकाशन ने अर्थ तलाशते शब्द को प्रकाशित किया है। और इसका कभी कभार आप लोगों को यह पुस्तक इसलिए भी मंगानी चाहिए और पढ़नी चाहिए कि यह प्रकाशक पंजाब में रह करके इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। कभी मंगाइए और देखिए कि राकेश शर्मा जी वीड़ा के संपादक हैं, उनकी साक्षात्कार केंद्रित पुस्तक है। इस प्रकाशन ने कैसा काम किया है, इसमें पेज कैसे रखे हैं, इसकी मुद्रण कला कितनी उत्कृष्ट है। तो मैं उन्हें भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी लोगों ने मुझे धैर्य से सुना। मैं जो भी कमियां और त्रुटि हैं वो मुझे जरूर बताएं, मैं आगे से उस पर ध्यान और जोर दूंगा। बहुत बहुत बधाई सभी को। नमस्कार। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमरेंद्र पांडे जी। आपने बहुत ही गंभीरता से पुस्तक को न सिर्फ पढ़ा है बल्कि लाइन टू लाइन छिपे हुए अर्थों को विस्तार भी दिया है। इसलिए भी कि जहाँ वक्ता आज के दौर में वस्तुनिष्ठ हो जाते हैं, वहाँ आपने आत्मनिष्ठता की पहचान की। और इस अर्थ में भी कि आपने साक्षात्कार कर्ता और उत्तरदाता दोनों के अंतस्थल में प्रवेश करके दोनों की संभावनाओं और आशाओं अपेक्षाओं को टटोला है और फिर अपने गंभीर वक्तव्य में शामिल करते हुए पाठकों को यह बताने की कोशिश ही नहीं की है बल्कि सफलता भी पाई है कि वे इस पुस्तक को क्यों पढ़ें या पढ़ना चाहें। 15 साक्षात्कार इसलिए दिया गया
था तो 15 ही, लेकिन अमूमन साक्षात्कार जो लेखक की बात है वह भी शामिल था। तो हमने कहा कि एक नई, क्योंकि परंपरा शुरू होनी चाहिए, तो एक नई चीज़ तो आई ही है, तो उसको हम एक साक्षात्कार और मान लेते हैं, तो 14 + 1 15 हो जाएगा। तो ये, इसे चाहे गलती कहें या समझदारी कहें, क्योंकि गलतियों में ही समझदारियां भी निहित होती हैं और समझदारियों में ही गलतियां भी निहित होती हैं। इस अर्थ में भी कि जहाँ लोग बिंब प्रतिबिंब की गलतियां ढूंढते रहते हैं, वहाँ आपने अच्छाइयाँ ढूंढी हैं, इसके लिए भी आभार। और इसके लिए भी आभार कि दिल्ली की चमक से दूर अपने बिंब प्रतिबिंब को पहचानने की कोशिश की। तो बातें बहुत सी हुई हैं। अमरेंद्र जी ने इशारों इशारों में कुछ सवाल भी राकेश शर्मा सर के लिए छोड़ दिए हैं कि साक्षात्कार हुए तो कैसे हुए। कुछ तस्वीरें भी आई थी हमारे पास, वो रचनाकार और उत्तर देने वाले दोनों आमने सामने बैठे थे, लेकिन इस पुस्तक का प्रकाशन इतना ज़रूरी था कि हमें उन चित्रों को हटाना पड़ा। अगर वे चित्र होती, फोटोएं होती, उसमें चिप्स के पैकेट, कॉफी के कप, चाय की प्याली। अनिल जी मैं गुस्ताखी के साथ यह बात अपनी फिर से कह रहा हूं एक लाइन में कि अगर उन चित्रों को आपने सम्मिलित किया ना, तो ये मैं दावे के साथ कह दूं कि ये आप ऐसे इकलौते प्रकाशक हैं जिन्होंने साक्षात्कार पुस्तक में न सिर्फ गौरव ने इशारा किया, न सिर्फ साक्षात्कारकर्ता का पूरा विवरण दिया है, बल्कि अगर फोटो भी सम्मिलित करते हैं तो उनकी प्रामाणिकता को और भी आप असंदिग्ध कर देंगे। ये दूसरे संस्करण में लाएंगे, क्योंकि ये इसमें थोड़ी जल्दबाजी भी थी मेरी। एक और बात शायद आपको पता होगा कि किताब घर प्रकाशन ने साक्षात्कार की एक पूरी सीरीज की श्रृंखला निकाली, लेकिन आप उस मामले में इकलौते हैं। तो अगर दूसरा सीरीज में जब भी आपको मौका मिलता है तो यह जरूर सम्मिलित कर दीजिए चित्रों की एक, जहां पे आपने परिचय दिया है उसके नीचे। ये बस मेरा इतना सुझाव था। नहीं, हमने तो ये सोचा था कि हर रचनाकार, हर साक्षात्कारकर्ता का जो संवाद चल रहा है, तो बीच बीच में जिस तरीके के हाव भाव हैं उस तरीके के 3-4 दृश्य प्रकाशित किए जाएं। लेकिन समय का अभाव होने के चलते और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं प्रकाशन जगत में, तो हम समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं। तो इन फ्यूचर जब उसका संयोजन किया जाएगा तो आप पाएंगे कि नहीं, ये चाय पीते हुए और चर्चा टहलते हुए इन सब जगहों पर हुई है, जो साक्षात्कार के लिए प्रमाणन बहुत जरूरी होता है। और यह एक संकट तो वर्तमान समय का चल ही रहा है कि प्रश्नकर्ता अपना प्रश्न भेज देते हैं और उत्तरकर्ता अपना उत्तर भेज देते हैं, और ले देकर जो रही सही कसर होती है वो प्रकाशक छाप करके पूरा कर देते हैं। हम इन प्रक्रियाओं से दूर होना चाहते हैं और होने का प्रयास रहेगा। तो बहुत बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमरेंद्र जी। हम बराबर इस प्रक्रिया से जुड़े रहेंगे और बीच बीच में आपकी सेवा लेते रहेंगे बतौर आलोचक और समीक्षक के तौर पर। और यह भी सच है कि साक्षात्कार पर नहीं कोई काम हुआ है, आलोचकों का ध्यान नहीं गया है, देता भी नहीं कोई ध्यान। प्रकाशक छाप देते हैं, वे भी अपनी किताबें बेच देते हैं, लोक में इसकी पहुंच भी ना के बराबर होती है। तो आप जैसे सुदीक युवा आलोचक अगर इस क्षेत्र में आगे आते हैं और कोई पुस्तक इस पर लेकर आने की कोशिश करते हैं, तो हमारा प्रकाशन उसको न सिर्फ प्रकाशित करेगा बल्कि ग्रांट भी देने की कोशिश करेगा। इस अर्थ में भी बहुत आभार, और आपकी तरफ से पहल का इंतजार भी हम करेंगे। फिलहाल हम दूसरे वक्तव्य के पास चलते हैं, और लहरी मीना जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हमारे आपके सामने हैं। सर, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपका। आप अपनी बातों के साथ प्रस्तुत हों और पाठक इस साक्षात्कार की पुस्तक को क्यों पढ़े, उसकी किन अपेक्षाओं को की पूर्ति में यह पुस्तक सहायक है, प्रश्नकर्ता को ऐसे प्रश्न या वैसे प्रश्न जो भी पूछे गए हैं पूछते समय कहाँ सावधानी बरतनी चाहिए, और रचनाकार किस तरीके से अपने आप को प्रश्नों से डिफेंड किया है या चालाकी की है या गंभीरता दिखा करके प्रभावित किया है, इन सब बातों पर आप
जिक्र करेंगे। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है आवाज आ सर? रही है। एकदम एकदम एकदम। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नेटवर्क बीच में कट सकता है क्योंकि आज मौसम बहुत ज़्यादा खराब है, जो अभी शुरुआत में चर्चा के दौरान आपसे मैंने बात भी रखी थी। और ये जो पुस्तक है राकेश सर की 8 क्लास के साल में, इस पर 2 मिनट बात करूं उससे पहले मैं सभी साथियों का नमस्कार करना चाहता हूं कि आज मातृत्व दिवस पर हमारी 10-15 साल रोज की उठ रही मित्र अमोल पांडे सर और सत्य प्रिय पांडे सर एक त्रिदेव की जोड़ी कोरोना में अचानक चली गई थी, इसका यहाँ अभाव महसूस कर रहे हैं। त्र्यंबक नाथ त्रिपाठी, तो अक्सर हमारी कई बार चर्चाएं हुआ करती थी दिल्ली में हर विषय को लेकर के, चाहे नए साहित्यकारों पर हो, नए आलोचकों पर हो, नए कवियों पर हो, प्रकाशकों पर हो, पत्रिकाओं पर हो, तमाम विषयों को लेकर के आए दिन। और दिल्ली की सत्ता में क्या हो रहा है इन पर भी बीच बीच में थोड़ा सा थोक लगता रहता है, लेकिन अब वो चीज़ें बहुत कभी कभार फोन पर ही होती है। और आज हम देखें तो देख रहे हैं सर की किताब के माध्यम से और आपके सोचने से, के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सर को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कुछ बात करूँ अर्थ कला के बारे में। कोई भी रचनाकार अपनी जब भी रचना लाता है या कोई भी पुस्तक लिख रहा होता है तो उसका उद्देश्य यही होता है कि मैं पूर्व के रचनाकारों को नया संदेश अपनी रचना में कैसे पाठकों तक पहुंचाएं। हर रचना में एक नया अर्थ होता है और वो शब्दों के माध्यम से एक नया संदेश देने का प्रयास करता है। जो पूर्व की परंपराओं से चली आ रही चीजों से हट करके कुछ नया जो समय की मांग होती है उसके अनुरूप देने का प्रयास कर रहा है। और वही कार्य अर्थ तलाश के शब्द में आदरणीय राकेश शर्मा जी ने भी किया है, जो अभी हमारे पूर्व साथियों ने बहुत अच्छी बातें कही हैं कि साक्षात्कारता राकेश शर्मा प्रश्न कर रहे हैं, उनका परिचय भी है और शायद पहली पुस्तक होगी है तो आज तक के जीवन में हमने समय में कई साक्षात्कार की पढ़ी होगी, इसमें पूरा परिचय जो प्रश्न कर रहा है उसका भी, यानी इसमें हम एक तरह से राकेश शर्मा सर का ही जीवन और उसके कर्तव्य और उसका परिवेश को नहीं समझ रहे होते हैं। कहीं ना कहीं जो प्रश्न कर रहे हैं उनके व्यक्तित्व को भी हम छू रहे होते हैं या उनको भी समझ पा रहे हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही सही, लेकिन इस परिचय के माध्यम से थोड़ा बहुत तो हमें पता चल रहा है कि अकेडमिक दुनिया से हैं कि विज्ञान की दुनिया से हैं या तकनीकी दुनिया से हैं या किस तरह के रचनाकार। ये पुस्तक में नई बात है। दूसरी बात की कांतिलाल शर्मा का बार बार इसमें कई बार जिक्र करते हैं, तुलसीदास को लेकर के कई बार और हमारे अक्सर फोन पे भी बातचीत होती है। और नए रचनाकारों को लेकर के जिस तरह से एक सकारात्मक बात कही है कि सभी कहीं भी संप्रेषण का अभाव, व्याकरण की कमी, शब्दों की सिद्धियों का अभाव, जानकारी का अभाव, तमाम ऐसे शब्द हैं जो जिनकी तरफ हम जैसे लोगों को राकेश शर्मा की कोशिश रहती है या प्रयास है कि नए रचनाकारों को विशेष रूप से इन चीजों की तरफ जाए। और अक्सर इन वीणा पत्रिका में संपादकीय को आप देखोगे तो ज्यादातर इस तरह के बिंदुओं की तरफ ज्ञान दिलाने का प्रयास करते हैं। बिहारी वाजपेयी हम जितने भी संपादकीय उठाकर देखेंगे पिछले 2-3 साल के, क्योंकि पहले ऑफलाइन के रूम में नहीं मिलती थी, लेकिन आज ऑनलाइन
के समय में हर समय वीणा पत्रिका रही है, और उसके जितने भी संपादक आप उठा करके देखें, उनमें एक तरह से ऐसा सकारात्मक एक जीवंतता है मनुष्य को जगाने वाला भाव, साहित्य को लेकर के किस तरह से हमें सक्रियता और कैसे समझ रखनी है, कैसे समाज को देना है, कैसे समाज से लिंक चीज़ों को हमको वापिस लौटाना है। ये तमाम ऐसे सारे विषय हैं जिन पर राकेश शर्मा सर बात करते हैं, और वही कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें पुस्तक में भी हमें देखने को मिलती हैं। तो इस पुस्तक के लिए और अगली जो पुस्तक आ रही है सर की स्मृति रूपेण, और इससे पूर्व की जो वार्ता का विवेक पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें भी बहुत विद्वानों का साक्षात्कार है, और उनमें भी एक तरह से हर नई बात है। जिस तरह से अभी मैंने कहा ना कि हर रचना का लिखने से पहले हर रचना में नया अर्थ देने का प्रयास करता है अपने शब्दों के माध्यम, और वही बातें राकेश शर्मा की पुस्तकों में हमें देखने को मिलती है। जो वार्ता के विवेक के बाद में शायद यही पुस्तक आई है, अर्थ तलाश के शब्द, जो उस पुस्तक में जो नया है उससे भी नया हमको इस पुस्तक में देखने को मिला। और उम्मीद है कि स्मृति रूपेण तो संस्मरणों की जो पुस्तक आ रही है, उसमें हमें और भी कुछ नया देखने को या पढ़ने को मिला। समय का अभाव है, सभी को सुनना है, अभी सत्यप्रिय पांडे सर भी है, और पूर्व में चर्चा के माध्यम से भी ऐसे कार्यक्रम होगा, तो हमने कहा कि सब पुस्तक को तो हमने पढ़ लिया है, और बहुत अच्छी पुस्तक है। जो हमने यहाँ चर्चा की, मेरी चर्चा फोन पे भी होती थी, और उम्मीद करता हूँ कि नया कार्यक्रम जब होगा उसमें हम विस्तार से अपनी बातें रखेंगे, इसलिए आज उन बातों को थोड़ा सा रोक रहे हैं। आज हम तीनों पांड्यों को सुनने के लिए बहुत घटाव है। तो एक को सुन चुके हैं हमारे जो सीनियर साथी मित्र हैं, और लोक विमर्श के जो विद्वान है आदरणीय पांडे जी, आप उनको सुनेंगे। आपने मुझे अवसर दिया इस मंच पर बोलने का, और एक दूसरे के साथ सभी को देखने का, इसलिए अनिल सर आपको धन्यवाद, और राकेश सर आपको इसलिए धन्यवाद कि आपकी पुस्तक के माध्यम से हमें बहुत कुछ नया अनुभव हुआ, जो हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो भी आने वाली जो रचनाएं होंगी उनमें काफ़ी सुधार इस पुस्तक के माध्यम से हमको सीखने को मिला। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सबने बहुत ध्यान से सुना और मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपको सबको धन्यवाद। नमस्कार सर। आवाज नहीं आ रही सर। ये आवाज दरअसल हाँ जी सर, आ गई। कोरोना काल की सबसे बड़ी समस्या जो रही हो यही कि क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, मैं यही भूल जाता हूँ। तो बहुत आभार आपका मीना सर, आपने बहुत ही जरूरी बातें बहुत ही नपे तुले शब्दों में कही, और इसलिए भी आभार कि आने वाले दिनों में आप निरंतर आलोचना और सृजन के क्षेत्र में सक्रियता बनाए रखेंगे, और ये भी कि जरूरी प्रसंग, जरूरी बातें, जरूरी चीज़ें निरंतर एक दूसरे से जुड़ते हुए एक दूसरे में प्रवाहित होती रहें। बहुत धन्यवाद। अब हम अगले वक्तव्य के रूप में अंतरा करवड़े जी के पास चलते हैं। आप इंदौर से हैं, मेरी आवाज़ शायद मैम तक पहुंच गई है, तो स्वागत एवं अभिनंदन है आपका। आप अपनी बातें रखें अर्थ तलाशते शब्द पर। स्वागत है मैम।
जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? एकदम पहुँच रही है, एकदम पहुँच रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा जी, डॉक्टर अमरेंद्र पांडे जी, सत्यप्रिय पांडे जी और अनिल कुमार पांडे जी, लहरी राम मीना जी और इसके अलावा और भी जो सुधी श्रोता हम सभी को सुन रहे हैं, उन सभी को नमस्कार करती हूँ। हम जिस पुस्तक के बारे में आज बात करेंगे, उसके बारे में बहुत से मेरे साथी सुधी वक्तागण अपनी बात कह चुके हैं। बावजूद इसके इस पुस्तक को देखने का मेरा जो दृष्टिकोण रहा, वो मैं आप सभी के सामने रखना चाहूँगी। और बहुत विनम्रता से मैं ये कहना चाहूँगी कि आज हम एक ऐसी पुस्तक के साथ साक्षात्कार कर रहे हैं, जिसे हाथ में उठाने की पहली शर्त ही ये है कि हमने कभी स्वयं से आईने में बात की हो, झाँका हो कभी अंतस में, तौला हो कभी अपने विचारों को, गणना की हो उन सभी शब्दों की जो सृजन स्वरूप समक्ष आ सके और इन सभी से ऊपर उठकर कभी अपने आप को हमने खारिज भी किया हो। पुस्तक अर्थ तलाशते शब्द, ये अपने आप में मुझे लगता है कि एक अल्पना स्वरूप आयोजन है। यहाँ प्रश्नों के घुमावदार वलय में से निकलते आकर्षक आकार प्रकार से एक कलाकृति के समान बन जाने वाले उत्तर हमारे सामने आते हैं। और देखा जाए तो जैसे चित्रकला में होता है, वैसे ही प्रत्येक साक्षात्कारकर्ता के अपने स्ट्रोक्स हैं, अपना रंग संयोजन है, अपना विन्यास है और अपना विस्तार है। और आश्चर्य ये है कि एक ही कैनवस पर ये सारी सृजनात्मकता कभी इंद्रधनुष बनकर, कभी मयूर पंख बनकर हमें निशब्द करने के लिए धूप छांव का खेल खेलती है। आप पुस्तक की भूमिका को ही देखें तो लोक संवेदना को जीने वाले रचनाधर्मी के रूप में आदरणीय राकेश शर्मा जी एक समग्र चिंतक और श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में तो सामने आते ही हैं। इसकी भूमिका में मन के तार को छू लेने वाला एक बहुत सरस वाक्य आया है, जो कि डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे ने कहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि राकेश जी वीणा को गढ़ जरूर रहे हैं, वीणा उन्हें गढ़ रही है। और अंतस्वर वीणा से संबंधित बातचीत में उभर कर आता है। यहाँ पर वीणा से कुछ वैसे ही एक रूप हो जाते हैं जैसे हाल ही में जिन्हें हमने खो दिया, नधो महानोर एक मराठी के बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं, वे जैसे प्रकृति के साथ एक रूप होते हैं, वैसे ही शायद मुझे लगता है कि राकेश जी वीणा के साथ एक रूप हुए हैं। महानोर जी का कहना था, मराठी में कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखना चाहूंगी, अर्थ अवश्य समझ में आएगा। या नभाने या भुईला दान द्यावे, या नभाने या भुईला दान द्यावे आणि या मातीतून चैतन्य गावे, कोणती पुण्ये अशी येती फळाला, जोंधळ्याला चांदणे लगडून जावे। या नभाने या भुईला दान द्यावे आणि माझ्या पापणीला पूर यावे, पाहता सुगंध कांती सांडलेली, पाखरांची खेळ मी मांडून जावे, गुंतलेले प्राण या रानात माझे, फाटकी ही झोपडी काळीज माझे, मी असा आनंदून बेहोश होतो, शब्दगंधे तू मला वाहून घ्यावे। ये सत्य है कि मिट्टी से नाता रखने वाले हृदय के तार ही वास्तव में कोई वीणा झंकृत कर सकती है। और इस समग्र रूप से सामान्य और औसत हो जाना, मुझे लगता है कि इस स्थिति, आज की स्थिति में सबसे ज्यादा क्लिष्ट यदि कुछ है तो वो है सामान्य हो जाना, औसत हो जाना। इस साक्षात्कार की पुस्तक में हम पाते हैं कि ये एक कवि से साक्षात्कार है, एक संपादक से साक्षात्कार है, ये एक चिंतक से साक्षात्कार है, एक लेखक से साक्षात्कार है, सर्जक से साक्षात्कार है और कुल मिलाकर एक समग्र मानव से साक्षात्कार है। और यदि हम देखें कि डॉक्टर सत्यप्रिय पांडे से आपके विचार का आदान प्रदान और लोक साहित्य की एक मीठी पंजीरी से यहाँ पर शुरू होता है। यदि हम उस साक्षात्कार की बात करते हैं, आप शुरुआत तो डॉक्टर विकास दवे जी के साथ करते हैं और रामचरितमानस में कर्म प्रधान विश्व रचिराखा से आपकी शब्द यात्रा शुरू होती है और उसके आगे भारतीय संदर्भ मिलते हैं। निराला प्रसाद की व्यर्थ तुलना पर आप खेद व्यक्त करते हैं। साहित्य और भाषा की चिंता है, भाषा विहीन पीढ़ी का दर्द, जैसे कि मेरे पहले के वक्ताओं ने भी बहुत मुखरता से इस चीज को रेखांकित किया। संस्कृत के विद्वानों की बहुलता के बावजूद उसके जनभाषा न होने की टीस यहाँ गहराती दिखती है। उसके आगे आते हैं डॉक्टर सत्यप्रिय पांडे और
मनुष्य का प्रकृति से संबंधों की पड़ताल के साथ ही छीजता जा रहा संवेदनाओं का स्तर आपकी सोच के स्वर में कभी तीव्र तो कभी कोमल होकर लेकिन सामने जरूर आता है। सूखती नदी का हाहाकार और पत्थरों का क्रंदन जहाँ झकझोरता है, वहीं कविता में जीवन कम और अभिनय अधिक होने का तत्व अंतस की टीस सा चुभने लगता है। जीवन को पूरी तरह जानने के बाद कविता में उतरना, जैसे कबीर और तुलसी, और केवल निरंतर प्रकाशन से ही वीणा का वीणा न होना, वरन नवीन लेखकों की फसल तैयार करना। मुझे लगता है कि ये जो दोनों तथ्य हैं, ये जीवन के शाश्वत सत्य के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसके आगे साक्षात्कर्ता गोपाल माहेश्वरी जी सामने आते हैं। वीणा के संपादक का स्वरूप यहाँ पर राकेश जी का मुखर हो जाता है। यहाँ पर मौलिकता के सूखे से उपजी पीड़ा, यथार्थ और कल्पना के बीच जूझता लेखक और मुहावरे और कहावतों द्वारा संस्कृति, सभ्यता और विरासत को सौंपने की आवश्यकता को रेखांकित करता एक सामाजिक नागरिक हमें मिलता है। भाषा के मानकीकरण के पक्षधर राकेश जी लेखक की कृतियों से भी उसके भौतिक स्वरूप में न रहने की स्थिति में साक्षात्कार कर पाने की व्यवस्था पर विश्वास जगाते हैं, और ये वास्तव में शब्द की, साहित्य की, सृजनशीलता की ही महिमा कही जानी चाहिए। इसके आगे जब सत्या शर्मा कीर्ति से चर्चारत होते हैं, तब एक लेखक, संपादक और सृजनात्मकता के लिए पोषक वातावरण को लेकर एक आग्रही व्यक्ति के रूप में आपका व्यक्तित्व सामने आता है। और मुझे लगता है कि आपके द्वारा कुछ वाक्य इतने अनुभव के साथ और सही तरीके से कहे गए कि उन्हें हम वास्तव में रेखांकित कर सकते हैं। जैसे जिस स्तर पर लेखक ने सर्जना कर्म किया है, पाठक को भी उसी स्तर पर पहुंचकर अध्ययन करना होता है, तभी साम्यता पैदा होती है। आप राइटर्स गैप से लेकर वैश्वीकरण तक और विश्व भाषा के रूप में हिंदी को देखते स्वप्नदर्शी से लगाकर स्वयं को किसान या सन्यासी के रूप में देख पाने की उत्सुकता दिखाते एक विचारक से इस साक्षात्कार में मिल पाते हैं। इसके आगे डॉक्टर निधि अग्रवाल से बातचीत में आप जड़ों की ओर लौटने की बात करते हुए रचनाकार के कर्म और उसके धर्म निर्वहन के विचारों पर चलते हुए नवीन रचनाकारों को भी दो टूक बात कहते हैं। यहाँ अच्छा लगता है। गोरखनाथ तिवारी स्वयं तेलंगाना से होने के कारण वीणा के संपादकीय उत्तर दक्षिण में पत्रिका के माध्यम से तैयार होते सेतु के विचार महत्वपूर्ण है। इस साक्षात्कार में एक पंक्ति जो स्वयं राकेश जी साक्षात्कार विधा के बारे में ही कहते हैं, वो विचारणीय है। साक्षात्कार प्रश्न उत्तर तक सीमित नहीं होता। साक्षात्कार में प्रश्न के साथ उस युग की सारी धड़कन शामिल होती है। इस साक्षात्कार में एक ओर आप पत्रकारिता में भाषा के संकट पर चिंतित होते हैं, तो दूसरी ओर एक प्रश्न के उत्तर में गौतम बुद्ध द्वारा पुत्र के जन्म पर उसे बंधन के रूप में देखने जैसा आध्यात्मिक आयाम भी आप दर्शाते हैं। सिर्फ जानकारी नहीं, अनुभव एक लेखक को गंभीर बनाता है और ये विचार मार्गदर्शन भी देते हैं। इस साक्षात्कार की श्रृंखला में आगे चलने पर एक युवा और संभावनाशील साहित्यकार उत्कर्ष अग्निहोत्री सामने आते हैं। अपनी ऊर्जावान शैली से आप पुस्तक वार्ता का विवेक, साक्षात्कार की बारीकियां, एक राजभाषा अधिकारी के रूप में राकेश जी का कार्य रेखांकित करते ही हैं। यहाँ पर कई बार मुझे व्यक्तिगत रूप से महसूस हुआ क्षमा करें, राकेश जी के उत्तरों के स्थान पर उत्कर्ष जी के प्रश्न बहुत मनमोहक बने हैं। एक प्रश्न मैं आपके सामने जरूर पढ़ूंगी। आपने प्रश्न किया है, आपके नाम की बात करें तो प्रतिपदा से पूर्णिमा की देहरी तक आई हुई इस शीतल प्रकाश यात्रा के बारे में कुछ बताएं, ताकि हम भी आपकी जीवन ज्योत्सना में मग्न हो सके। वास्तव में इस प्रश्नोत्तरी की यात्रा में प्रश्न इतने मनमोहक हो तो उत्तर केवल प्रश्न का नहीं दिया जाता, यहाँ अपनी साहित्यिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाता है। इसके आगे डॉक्टर शोभा जैन आती हैं, जो विशिष्ट प्रश्नों के साथ में राकेश जी के व्यक्तित्व के एक अलग पहलू को सामने लाने में सफल होती हैं। यहाँ अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों, सपनों, दिए जाने वाले समय को लेकर असंतुष्ट एक घर का मुखिया हमें दिखाई देता है। आगे चलकर एक अध्यापक, समीक्षक और श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति इंदौर के साथ अपने जुड़ाव और सिद्धांतों पर मुखर होते एक साहित्य प्रेमी के भी दर्शन होते हैं। आप परंपरा और आधुनिकता को पिता और पुत्र कहकर, साथ ही उनके अस्तित्व को बांधकर एक ही प्रश्न के उत्तर में अनेक अनकहे प्रश्नों या कहे समस्याओं का समाधान सामने ले आते हैं।
शोभा जी के इस लंबे साक्षात्कार को राकेश जी की विविध कृतियों से होते हुए अनुवाद, मीडिया में लेखन, पत्रकारिता और साहित्य के अनेक कोणों को इसमें शामिल किया जाता है। यात्रा आगे बढ़ती है और डॉक्टर अभिषेक शर्मा अपने साक्षात्कार के द्वारा राकेश शर्मा जी के जीवन के अनुभवों में आध्यात्मिकता की एक सुनहरी किरण से उजला पड़ाव रच देते हैं। गुरु की महिमा से लेकर अनुभव और प्रकृति से सीखने की जीवटता निशब्द कर देती है। एक कोमल भाव की स्वीकारोक्ति के साथ आप ये भी कहते हैं कि तथाकथित प्रेम संबंधों की चर्चा प्राय पुरुष करते हैं, और वो भी अपने अहंकार को खाना पानी देने के लिए। और फिर एक मधुर तथ्य प्रकट होता है, जो अनकहा हमारे कंठ में ठहरा हुआ है, यही शिवत्व है। हिंसा को सबसे बड़ा अपराध मानने वाले और डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को प्रिय आलोचक और प्रेमचंद को प्रिय कहानीकार मानने वाले राकेश जी तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद और नरेश मेहता जैसे नामों को श्वास के समान धारण करते हैं। और इस इंद्रधनुष में से एक स्वरूप पाक कला में पारंगत, रसोई में हाथ आजमाइश करते व्यक्तित्व का भी दिखाई देता है। एक ही व्यक्तित्व में कितनी परतें, कितने अनुभव, कितने रंग और स्वरूप शामिल होते हैं, इसकी एक और बानगी हमें मिलती है जब डॉक्टर वंदना मालवीय के लिए हुए साक्षात्कार को हम पढ़ते हैं। एक बहुत संक्षिप्त साक्षात्कार जिसमें गागर में सागर है। सीधी सी बात है कि राकेश जी को कविता पसंद है, वर्तमान हिंदी साहित्य की स्थिति बहुत अच्छी है, और आगे आप डॉक्टर रामविलास शर्मा के आलोचना करने पर वीणा के संपादकीय पर एक पुस्तक लाने की तैयारी में है। साक्षात्कारकर्ता की विशेषता है कि सीधे तथ्यों को लाकर पाठकों के समक्ष रख दे, और यहाँ डॉक्टर वंदना मालवीय सफल हैं। लघुकथा विधा में प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में कार्यरत सतीश राठी जी जब राकेश शर्मा जी से रूबरू होते हैं, तब उत्कंठा होती है कि किस प्रकार से इस व्यक्तित्व का आकलन होगा। यहाँ पर तालाब के किनारे बगीचे में जामुन के पेड़ के नीचे लगने वाली कक्षा से अपनी शिक्षा यात्रा की प्रारंभिक स्थिति को याद करते राकेश शर्मा जी अनेक लघुकथा के बिंबों और प्रतीकों के समान जीवन यात्रा के पड़ावों पर हमें साथ ले जाते हैं। यहाँ एक उद्बोधक और प्रभावी व्याख्यान के लिए प्रसिद्ध व्यक्तित्व सामने आता है। साक्षात्कार के अनुभवों के दौरान डॉक्टर नामवर सिंह संबंधी तथ्य भी आप सुनाते हैं, और एक बार फिर अपनी प्रिय वीणा को लेकर सकारात्मक हो जाते हैं। अलका शर्मा जी का साक्षात्कार सीधे प्रश्न करता है कि आप इतने चिंतन परक संपादकीय कैसे लिख लेते हैं, और वहीं राकेश शर्मा जी की स्वीकारोक्ति भी है कि उनकी पत्नी साहित्य अनुरागी है और कविता के भावों को पकड़ने में उतनी ही कुशल है जितनी भोजन बनाने में। और बिटिया अंग्रेजी में कविता लिखती है, उसके सृजन पर भी आपको गर्व होता है। नवीन लेखकों में भाषा का संस्कार सबसे पहले होना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने वालों की संख्या बहुत है, बावजूद इसके आप स्वयं को किसी को स्थापित या खारिज करने के नैतिक अधिकार से बहुत सही तरीके से परे रख लेते हैं। सुश्री पिंकी एक्का का साक्षात्कार सीधे स्त्री विमर्श के विविध अर्थों को परिभाषित करता हुआ चलता है। एक नदी रूपी स्त्री की कराहों को दबाने के लिए समुद्र कैसे अहंकार की गर्जना करता है, और कैसे स्त्री और समुद्र जैसी कृति साकार होती है, इसका प्रात्यक्षिक हमें दिखता है। शिक्षा व्यवस्था में साहित्य को कम करने पर आपकी चिंता मुखर होती है, और आप स्त्रियों को भी एकजुट होने का संदेश देते हैं। एक साक्षात्कार अंतस के साथ है, जो अलग ही प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हमारे सामने प्रस्तुत करता है। कुछ ऐसा जो अक्सर आईने के सामने घटित होता है, किसी चिर प्रतीक्षित क्षणों की व्यक्तिगत अभ्यास पीठिका में सामने आता है। जिस प्रेम से आप अपने अंतर्मन या अंतर से बात करते हैं, ये अनुभव करने की बात है। गहरे अर्थ सामने आते हैं और व्यक्तित्व का एक उजला पक्ष भी खुलता है। पुस्तक का अंतिम साक्षात्कार है वीणा संवाद केंद्र की संचालिका डॉक्टर वसुधा गाडगिल द्वारा लिया हुआ। यहाँ पर स्वाभाविक रूप से वीणा की झंकार अधिक है, जिनमें संपादकीय में पुरखों के स्मरण से लेकर शताब्दी समारोह की तैयारी, नवांकुरों को लेकर योजनाएं, पठन पाठन की संस्कृति को बढ़ाने के लिए वीणा संवाद केंद्रों को रेखांकित करते अनेक तथ्य हैं। कुल मिलाकर एक ऐसा दस्तावेज इस पुस्तक के रूप में सामने आता है, जो पहले तो श्री विष्णु सहस्त्रनाम या श्री राम रक्षा या श्री अन्नपूर्णाष्टकम जैसे स्तोत्रों को समान लगता है, उनके समान सुनने में बहुत भला लगता है, लेकिन जब आप उनके स्वरूप, उच्चारणगत चुनौतियों और अर्थ में समाहित आपका कल्याण
साक्षात देखते हैं, समझते हैं, गुनते हैं, तब आप उन्हें आत्मसात भी करते हैं और फिर साधिकार उनका पाठ भी करते हैं। और अंत में राकेश जी के प्रिय तुलसीदास जी के मानस के अयोध्या कांड की इस चौपाई से मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानक तुम्हि हो जाई, तुम्हारी ही कृपा तुम्हि रघुनंदन, जान ही भगत भगत उरचंदन। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत ही अच्छी तरह से आपने अर्थ तलाशते शब्द में शामिल बातों और विमर्शों को शब्द दिए हैं, और साथ ही राकेश शर्मा जी के प्रभावी व्यक्तित्व की भी बातें आपने की। इन सब के लिए बहुत बहुत आभार आपका। आपका संचालन तो अच्छा रहता ही है, आपका वक्तव्य भी उतना ही प्रिय है। तो अब हम चलते हैं लोक साहित्य पर निरंतर सक्रिय रहने वाले विद्वान डॉक्टर सत्यप्रिय पांडे जी के पास। युवा आलोचक हैं, गंभीर व्यक्तित्व हैं, लोक साहित्य पर निरंतर कार्य करते रहे हैं। ऐसे समय में जब लोक से युवा पीढ़ी गायब हो रही हो, साहित्य संस्कार को उनके अंदर जीवित रखना एक बड़ी चुनौती है। ऐसी चुनौतियों को सहज स्वीकार करने वाले डॉक्टर सत्यप्रिय पांडे जी अपना विचार अर्थ तलाशते शब्द पर रखेंगे, और यह भी कि रचनाकार जो राकेश शर्मा जी हैं वह कितने हद तक लोक के करीब रह पा रहे हैं, या उनकी दृष्टि लोक को किस तरह से लाभान्वित कर रही है, इन सब पर अपनी बात रखेंगे। स्वागत है भैया, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी, सबको अभिवादन करता हूँ। बंदों सबई जोर जुग पानी, और विशेष अभिवादन सर को करता हूँ राकेश शर्मा जी, जो देखिए अब भी निरंतर यात्रा में ही हैं, अभी भी वो गाड़ी में ही हैं, और यह बताता है कि वह निरंतर सर्जनारत हैं। भाई अमरेंद्र जी, हमारे मित्र लहरी जी संभवतः अभी नहीं जुड़े हैं कि जुड़े हैं। अमित जी बनारस से जुड़े हुए हैं, अमित कुमार पांडे जी, और भी जो भी सुधी जन हैं, विद्वत जन हैं, सबका आभार और सबको अभिवादन। बहुत सुंदर ये मंच अनिल जी आपने तैयार किया हुआ है, और बहुत सुंदर बातें, बहुत उपयोगी बातें यहाँ हुई अभी हमसे पूर्व वक्ताओं ने कही। और क्यों नहीं होगी बात, जब पुस्तक ही इतनी दमदार हो तो जाहिर है बात तो उस पर दमदार निकल के आएगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि अमरेंद्र जी ने कुछ छोड़ा नहीं, और जब ओपनर बैट्समैन बहुत रन बना दें तो बाद वाले के लिए जिम्मेदारी कम हो जाती है, और अच्छा है, सही उस पर बात, बहुत दबाव नहीं रहता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। तो ओपनर बैट्समैन की तरह अमरेंद्र जी ने बहुत विस्तृत फलक हमारे सामने रखा इस पुस्तक का। समझिए कि अच्छी खासी समीक्षा उन्होंने कर दी, और ये निश्चित रूप से पुस्तक डिजर्व करती है कि उसकी इस तरह की समीक्षा की जाए। इसलिए मैं बहुत बातें नहीं करूंगा, क्योंकि समय बहुत हो चला है, और डिजिटल माध्यम पर बहुत लंबा आयोजन सफल नहीं माना जाता है, यह भी ध्यान रखना होता है। तो बस एक दो बातें महत्वपूर्ण जो हैं उन पर संकेत करूंगा, फिर सर से भी हमें सुनना है कुछ, उनका भी उद्बोधन 2-4 मिनट का जरूर होगा। दरअसल ये जो विधा है, हमारी आवाज तो स्पष्ट आ रही ना सबको? एकदम भैया, एकदम। ठीक है। यह विधा अपने आप में
बहुत महत्वपूर्ण विधा है। और ठीक कह रहे थे अमरेंद्र जी कि आपने साक्षात्कार को छाप करके प्रकाशकों के लिए भी एक नया रास्ता प्रशस्त किया है कि भैया यह भी एक विधा है, इस पर भी जरा देखो लौटो, जरूरी विधा है। और क्यों जरूरी है? क्योंकि मैं मानता हूं कि जो बात साक्षात्कार में आ सकती है वह किसी और विधा में नहीं आ सकती है। यह बात मैं स्वयं नहीं कह रहा हूं, बल्कि बड़े से बड़ा साक्षात्कार लेने वाले लोगों ने कही है, जिसमें पद्म सिंह शर्मा कमलेश एक नाम है, जिनकी पुस्तक है मैं इनसे मिला, और उसमें इतने सुंदर साक्षात्कार हैं बहुत बड़े बड़े लोगों के, अज्ञेय से लेकर पंडित राम नरेश त्रिपाठी, और सबके साक्षात्कार हैं। अद्भुत पुस्तक है मैं इनसे मिला, एक चीज। और दूसरी, रणवीर रांगरा की भी ये मान्यता है, जिन्होंने पूरा जीवन साक्षात्कार पर ही लगा दिया। हिंदी के साहित्यकारों के साक्षात्कार उन्होंने लिए हैं, जबरदस्त है। मतलब देखना चाहिए कि एक ऐसी विधा जिस पर इतना महत्वपूर्ण काम हुआ हो, क्या वजह है कि अचानक वो ओझल हो गई हो या कर दी गई है, इसके कारणों की तलाश होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी एक बात मुझे बहुत प्रभावित उस बात ने किया, वो ये, जो मैं सोचता हूं, हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, कि साक्षात्कार होना या लेना बहुत बड़ी बात है। जैसे कहा जाता है कि ब्रह्म से साक्षात्कार हो गया, कहते ना फला ऋषि का ब्रह्म से साक्षात्कार हो गया, या फलाने संत से साक्षात्कार हो गया। यानी इस साक्षात्कार में कुछ ऐसा अपूर्व जरूर होता है जो किसी अन्य विधा में नहीं आ सकता है। और यही कारण है कि जो बातें कविता कहानी में आदमी नहीं कह पाता, वह साक्षात्कार में कह जाता है और यह कहलवा लिया जाता है। अब यह साक्षात्कार लेने वाले के कौशल पर भी निर्भर करता है कि वह कुछ ऐसी बातें भी उससे निकलवा ले, लेखक से या कवि से, संपादक से, जो वह सामान्य रूप से नहीं कह पाता। इसी चिंता पर एक बात रणवीर रांगरा ने व्यक्त की है कि साक्षात्कार में जो बार बार लेखक सतह पर आता रहता है और उसके पीछे उसकी अवचेतन में बहुत सारा छूट जाता है जो नहीं आ पाता है, वह कैसे कहलवाया जाए। यह बड़े साक्षात्कार लेने वालों के सामने चुनौती रही है कि वह सब कुछ कहलवा लेना चाहता है जो अनकहा है, अनछुआ है। सही। अनाविद्धम रत्नम अनाघातम पुष्पम, जैसे शकुंतला के बारे में कालिदास ने कहा था कि ऐसा भाव, ऐसा विचार जो कभी कविता, कहानी और निबंध में ना आ सका हो, वो उमड़ कर घुमड़ कर साक्षात्कार में आ जाए। ये ताकत है साक्षात्कार। मैं समझता हूं कि इस पर थोड़ा सा विचार करने की जरूरत, और मुझे ये ताकत इस पुस्तक में दिखाई पड़ी, इसलिए मैं बातें कह रहा हूं। उसी कड़ी में, उसी रणवीर रांगरा और पद्म सिंह शर्मा कमलेश की कड़ी में ये साक्षात्कार की पुस्तक अगर आ गई है तो यह कहने में मुझे संकोच नहीं है, एकदम आई है। क्योंकि अभी वो लड़का ठीक कह रहा था जो शोधार्थी है कि ये लीक से हटकर इस पुस्तक में साक्षात्कार लेने वालों का जो परिचय दिया गया है वो तो है ही है, बल्कि लीक से हटकर ये जो भीतरी चीजें आदरणीय राकेश शर्मा से निकलवा ली गई हैं, उनकी जो मनोभूमि है वो पूरी तरह से हमारे सामने स्पष्ट हो गई है। यह इस किताब का वैशिष्ट्य है जिस पर बात होनी चाहिए, जिस पर बहुत विस्तार से अमरेंद्र भाई ने संकेत किया और बहुत अच्छी बातें कही। अब आप देखें कि मैं चूंकि लोक पर ही कुछ लिखता पढ़ता रहता हूं, इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि लोक को लेकर, क्योंकि मेरा भी साक्षात्कार इसमें है, सर से लिया हुआ, लोक को आधार बनाकर, और लोक पर शर्मा जी ने जो उत्तर दिए हैं
वो बहुत अद्भुत है। उससे मेरे भी ज्ञान का विस्तार हुआ है। मुझे तमाम बातें उसमें पता चली जो मैं निश्चित रूप से मैं सुनकर आश्चर्य में पड़ा। दरअसल यह व्यक्त करता है उनका ये वाला साक्षात्कार, इसमें उनके दिए हुए उत्तर, कि लोक के प्रति उनका कितना गहरा अनुराग है। बिना इसके वो ये बातें नहीं कर पाते, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और वे लोक अनुभव को रचना की संजीवनी मानते हैं। वो खाली अपने लिए नहीं, वो कह रहे हैं हर बड़ा रचनाकार अगर सफल और सार्थक होना चाहता है तो उसे लोक की जानकारी लोक में लौटना पड़ेगा, लोक के जीवनानुभव तलाशने होंगे, उसमें खपाना होगा अपने आप को। और ये पूरी विरासत हमारी देखिए, चाहे सूर हो, तुलसी, कबीर, जायसी, ये लोक से बड़े हुए हैं। कोई ऐसे नहीं है, कोई शास्त्र से बड़ा नहीं होता है, लोक से बड़ा होता है। और ये बात आदरणीय राकेश शर्मा जी के भीतर हमने देखी कि लोक उनके पोर पोर में कैसे धंसा हुआ है और रचा बसा है। और एक चुनौती यह भी है जो मुझे लगी कि साक्षात्कार लेते समय चुनौती तब और बड़ी हो जाती है जब सामने वाला व्यक्ति स्वयं साक्षात्कार लेने में माहिर रहा हो। और जिसने उसका जो है पुस्तक उनकी जो है वार्ता का विवेक, अपने आप में बात का प्रमाण है कि उनमें वार्ता का विवेक है। तो भैया उनसे कैसे आप कहलवाएंगे, कैसे निकलवाएंगे, ये चुनौती है। और तब बहुत सावधान और सजग होकर प्रश्नों का स्वरूप बनाना पड़ता है। ये निश्चित रूप से अमरेंद्र जी ने ठीक संकेत किया कि कुछ प्रश्न इस साक्षात्कार में वाकई निराश करते हैं, जो जिनको इतना लंबा और विस्तृत नहीं होना चाहिए था, इस साक्षात्कार को कमजोर करते हैं। और उसमें होता यह है कि जो साक्षात्कार जिसका आप ले रहे हैं वो खुद ही नहीं समझ पाता है कि पहले मैं किसका उत्तर दूं। इतने लंबे प्रश्न ना हो। कुछ लोगों से ये भूल हुई है, खैर उनकी शैली है, उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इससे बचा जाए। तो अब आप ये देखें कि जीवन, जगत, प्रकृति और प्रकृति के नाना व्यापार पर उनके जो विचार हैं आदरणीय राकेश शर्मा जी, वो अद्भुत। कैसे मसलन वो लोक के महत्व को स्वीकार और लोक की जो विलक्षण शक्ति रही है उसे कैसे रेखांकित करते हैं, उसका एक नमूना आप देखें कि हमारे एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि बादल को देखकर गांव का किसान अनुमान लगा लेता है कि बारिश होगी कि नहीं होगी। यह काम शहर का आदमी नहीं कर सकता। और आप देखिए कि पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने घाघ और उनकी कहावतें पुस्तक लिखी है और उसमें बहुत विस्तार से उन्होंने बताया है कि 16वीं 17वीं शताब्दी का एक कवि घाघ, जबकि कोई मौसम का केंद्र और विज्ञान कुछ नहीं था दूर दूर तक, वो कैसे अनुमान कर रहा है बादलों का रंग देख के कि शुक्रवार की बादरी रहे शनिचर छाए, कहे घाघ सुन भट्टरी बिन बरसे न जाए, है ना। तो ये जो अनुभव हमारे यहाँ लोक में कहावतों में जो ठूस ठूस के भरा हुआ है पोर पोर में, वो कहाँ से है? वो हमारे लोक का अनुभव। उसी को बार बार राकेश शर्मा जी कवियों को ये विनम्र सलाह देते हैं कि भैया उस अनुभव को पकड़ो, उसको जियो। और उन्होंने वाकई चिंता बिल्कुल व्यक्त की है कि हमारे आधुनिक कवियों की कविता क्यों नहीं सफल है, क्यों नहीं याद रहते ये कवि पाठकों को, क्योंकि उनके पास लोक के अनुभव नहीं है, लोक के काम की उनकी कविता नहीं है, और उनकी कविता उन संतों की कविता की तरह नहीं है जिन संतों की वाणी आज भी पाठक याद करता है। रामचरितमानस और इनके सूरदास के पद याद कराने की जरूरत नहीं पड़ती पाठक, वो याद है अपने आप। कौन सी ताकत है? उसी ताकत को बटोरने की बार बार अपील करते हैं आदरणीय राकेश शर्मा जी। और यह निश्चित रूप से आज के
कवियों को इस तरफ ध्यान देना हो। तो अब आप ये देखें कि शहर का आदमी नहीं बता सकता है कि बारिश होगी कि नहीं, क्योंकि वो प्रकृति से कटा हुआ है। प्रेमचंद बैल की संवेदना समझते, मैं उन्हीं की पुस्तक से कह रहा हूं, इसी पुस्तक में प्रेमचंद बैल की संवेदना पकड़ते हैं, 2 बैलों की कथा लिखते हैं। जब आपके पास अनुभव नहीं होगा, संवेदना नहीं होगी, तो क्या खाक कविता बनेगी? क्या खाक साहित्य रचना करेंगे आप? यह जो ताकत आदरणीय राकेश शर्मा जी जिसकी तरफ संकेत करते हैं, यह रेखांकित करने योग्य है, उस पर बात होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि हमारी संवेदना निश्चित रूप से आज मशीनी हो गई है, क्योंकि हम मशीनों की आदी हो गए हैं, और चूंकि शहरीकरण ने, मशीनीकरण ने हमारी संवेदना को भी कुंद कर दिया है। इसलिए अब यह भूल जाइए कि कोई बहुत बड़ी रचना, कोई परिवर्तनकारी ऐसी चीज निकल के आ जाए जो रामचरितमानस की तरह जो है जनता के गले का कंठहार बन जाए। इसके लिए आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, ये जनता के गले का कंठहार है मानस। ऐसी उम्मीद अब नहीं की जा सकती निश्चित रूप से। हाँ, लेकिन यह जरूर है कि जो भी है उसमें हम बेहतर कर सकते हैं, और वो ऐसे कर सकते हैं जैसे शर्मा जी कह रहे हैं, ये सब करके। 1-2 बातें और, क्योंकि समय नहीं है। और एक जगह आपने कहा कि अपने दायरे में शामिल करना होगा, क्योंकि वृक्ष के लिए मनुष्य का होना जरूरी नहीं है, उनका वाक्य है, लेकिन मनुष्य के लिए वृक्ष बचा रहना जरूरी है। और मैं समझता हूं कि यह इतना जबरदस्त सामयिक संकट है, यह सामयिक विमर्श है, जिस पर यह पुस्तक जो है ध्यान हमारा इंगित करती है कि वृक्ष बचाए रखना जरूरी है हमारे जीवन के लिए। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं लोक भाषा पर बात करना चाहता हूं, लोक भाषा की रक्षा करने की बात वो कहते हैं, क्योंकि लोक भाषा होगी तो प्रकृति होगी, और प्रकृति होगा तो जीवन बचेगा। ये चीजें कैसे जुड़ी हुई हैं। और इस किताब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अगर मैं कहूं तो वह भाषा चिंतन से संबंधित है। अमरेन ठीक संकेत कर रहे थे कि जो आलोचकों को देखने की चीज है कि भाई भाषा, अभी एक सज्जन सही कह रहे थे, मैं उनका उत्तर दिए देता हूं कि उन्होंने ठीक लिखा था, आपके फेसबुक पे जुड़े हुए हैं अरुण जी, और मैं समझता हूं शायद मेरी बात उन्हें बहुत क्लिष्ट नहीं लगी होगी। प्रेमचंद तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ वैसे ही सरल तरीके से अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। उनको उम्मीद है कि कोई प्रेमचंद की तरह सरल बात कहे, अच्छी बात है, उम्मीद करना चाहिए। और निश्चित रूप से यह सरलता राकेश शर्मा जी के साक्षात्कार में दिखाई पड़ती है। प्रश्न भले दुरूह हो गए हैं, लेकिन मुझे उनका उत्तर दुरूह नहीं लगा। मैं उनके हवाले से बात कह सकता हूं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें लोक भाषा, और लोक भाषा ही आपको सहज कर पाएगी, ये जान लीजिए। वो ठीक कह रहे हैं अरुण जी कि हमें प्रेमचंद की सहजता लानी पड़ेगी। तो इसीलिए आदरणीय शर्मा जी ने कहा कि लोक भाषा संतों के स्वभाव वाली भाषा है। बिल्कुल सही बात है, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात, ये वाक्य। और वो गंगा की तरह निर्मल और पावन है। कविता में यदि लोक न हो तो किस काम की? बिल्कुल सही बात है। आज हमें कवि और उनकी कविता इसलिए याद है कि लोक में धंसे और सने हुए कवि हैं। लोक से उन्होंने शब्दावली ली, इसलिए वो ज्यादा दीर्घजीवी है। लोक भाषा से लिए गए शब्द ज्यादा दीर्घजीवी होते हैं, कविता में जब आते हैं तो दीर्घजीवी होते हैं। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। आपने एक प्रश्न के उत्तर में कहा है, बहुत अच्छी तुलना रूपक उन्होंने दिया है कि किसान और साहित्यकार के बीच एक गहरा रिश्ता है, दोनों को अपनी माटी से जुड़ा रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। किसान और साहित्यकार दोनों को अपनी माटी से जुड़ा रहना चाहिए, तभी वह उसे उर्वर कर सकता है और उससे सुंदर पैदावार दे सकता है, चाहे वो साहित्य की फसल हो और चाहे वह वैसे अनाज की फसल हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और एक बात और 2 बात कह के मैं
समाप्त करूंगा। मैं अभी चर्चा कर रहा था कि साक्षात्कार में कैसे बहुत महत्वपूर्ण बात निकल के आ जाती है जो कहीं नहीं निकल पाएगी। उसका एक नमूना देखें। पद्म सिंह शर्मा कमलेश, जिनकी 2 वॉल्यूम में किताब है मैं इनसे मिला, अद्भुत है। उसमें उन्होंने राम नरेश त्रिपाठी जी का, पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी का साक्षात्कार लिया है। और चूंकि मैं लोक पर लिखता पढ़ता हूं तो मेरे प्रिय हैं वो। और उसमें उन्होंने कहा है, एक बड़ी अच्छी बात निकल के आई। और पद्म सिंह शर्मा ने खुद इंट्रोडक्शन में ही कह दिया है कि मेरा लक्ष्य तो साहित्यकार की साधना की कठिनाइयों का स्पष्टीकरण है। साक्षात्कार का उद्देश्य बता दिया पद्म सिंह शर्मा कमलेश जी ने कि साक्षात्कार का मतलब छीछा लेदर करना नहीं है, किसी की खराब बातें लोगों में प्रसारित करना नहीं है, बल्कि उसका जो संघर्ष है रचनाकार का, उसकी जो चुनौतियां हैं, उसका स्पष्टीकरण है। कितनी बड़ी बात है एक वाक्य में। और मैं समझता हूं कि इस पुस्तक में इस भाव की रक्षा की गई है, इसलिए भी यह पुस्तक पठनीय है, सराहनीय है। इसका सम्मान होगा आलोचना जगत में, निस्संदेह ऐसी शुभेच्छा है मेरी। साक्षात्कार में ही उसी क्रम में यह बात पंडित राम नरेश त्रिपाठी के मुंह से निकली जब पद्म सिंह शर्मा कमलेश साक्षात्कार ले रहे थे। वो तो सधे हुए थे भाई, वो बात हम लोगों में कहा, सधे हुए थे। उन तो ले रहे थे तो राम नरेश त्रिपाठी के मुंह से एक बात निकली कि कौन सी किताब साहब आप अपने बचपन में पढ़ते थे, क्या कैसे कौन पत्रिका आती थी। उसी क्रम में उन्होंने कहा कि एक नीति तरंगिणी नाम की किताब है, नीति तरंगिणी, और उसमें इतनी सुंदर बात कही गई है। उसमें किसी ऋषि से एक शिष्य ने पूछा था कि सुखी होने का उपाय बताइए क्या है। तो ऋषि ने वहां एक श्लोक लिखा है, वो बड़ा अद्भुत है, मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि अगर ये 3-4 बातें अगर आदमी छोड़ दे, रामनेश त्रिपाठी कह रहे हैं, सोचिए, तो आदमी सुखी हो जाएगा। बोले साहब कौन कौन सी? वो श्लोक है, प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, गौरवम घोर रौरवम, मानम चैव सुरापानम, त्यक्त्वा त्रयम त्यक्त्वा सुखी भव। ये 3 चीजें। अब बताइए, इसी चक्कर में आज सब बर्बाद है, सारा संसार। इसको थोड़ा अर्था दीजिए ना हिंदी में, इसको थोड़ा अर्था मैं बता रहा हूं हिंदी में। प्रतिष्ठा को सूकर की विष्ठा कहा, सोचिए, बहुत वाही, इससे घृणित कुछ नहीं। गौरव जो है वो घोर रौरवम, रौरव नरक, गौरव नहीं चाहिए। मानम चैव सुरापानम, मान क्या है? सुरापान की तरह, मदिरा पान की तरह। इसको इस भाव से देखिए, प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा हो गई, गौरव रौरव हो गया, और मान जो है जिसके चक्कर में हैरान है आदमी, वो सुरापान के बराबर है। तो कहा भैया 3 छोड़ दो, सुखी हो जाओगे। क्या साहब, अभूतपूर्व है और वाकई सच है। अगर हम इन तीनों से परे हो जाएं तो आदमी तत्काल सुखी हो जाएगा, निस्संदेह। ये बहुत मनोवैज्ञानिक बात है। इसी चक्कर में तो बर्बाद है सब। सम्मान चाहिए, अरे मेरा तो अपमान हो गया। ऋषि कहां देखिए जो पहुंच जाते हैं, उनको जूता मार दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिष्टा बहा देते थे लोग ऋषियों पर, कई ऐसे हुए। कुछ करो, कीचड़ डाल देते, किसी को गोली मार दिए नहीं। क्यों? क्योंकि वो इससे ऊपर उठ चुका है, और जब इससे ऊपर उठ जाएगा तो वह
परम सत्ता को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उसको सांसारिकता प्रभावित नहीं करेगी। ये बहुत बड़ी बात है। तो आप देखिए कि ये बात कैसे आई। अगर पद्म सिंह शर्मा कमलेश साक्षात्कार न लिए होते तो यह बात, यह नीति तरंगिणी की चर्चा पंडित राम नरेश त्रिपाठी न करते और हम आपके सामने आज न कर रहे होते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि साक्षात्कार अपूर्व विधा है, जिसमें जो बात आ जाती है वो कदाचित किसी भी विधा में नहीं आ सकती। इसलिए इसकी रक्षा होनी चाहिए। भाई अनिल पांडे की जितनी सराहना की जाए वो कम है कि उन्होंने इस विधा की रक्षा करते हुए आदरणीय राकेश शर्मा जी की इस पुस्तक का सुंदर प्रकाशन किया है। वो बधाई के पात्र हैं और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपके कहने की आदत से मैं पहले ही बहुत प्रभावित रहा हूँ और बातचीत करने के अंदाज से बहुत प्रभावित रहा हूँ। मंच तो मंच है, व्यवहारिक वार्ता में भी आप इतने सहज रहते हैं कि हम राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता का मोह त्याग करके एकदम लौकिक और लोकवादी हो जाना चाहते हैं। खासकर जब आप हिंदी बोलते बोलते अचानक अवधी भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, उसकी मिठास इतनी गजब की होती है कि वे शब्द बहुत दिनों तक कानों में गूंजते रहते हैं। अब पिछले दिनों जब आपको यहाँ बुलाने की बात हुई तो नाम आते ही फिर वही अवधि शब्द, फिर वही लोक व्यवहार, फिर वही लोक जिजीविषा, ये सब चीज़ें सामने आ गई। तो मैंने कहा कि इस नाम पर तो कोई सोचना विचारना नहीं है और इनको बुलाया जाए। बुलाया ही ना जाए, इनको सुना भी जाए। तो निसंदेह कि जैसे ओपनर अगर बढ़िया बल्लेबाजी कर दें तो बाद के लिए कुछ नहीं बचता, लेकिन अगर फिनिशर अच्छा हो तो फिर कहना ही क्या ना। भारतीय टीम में और हिंदी साहित्य में भी ओपनर का खतरा हर समय रहा है, लेकिन फिनिशर मिलते जाए ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो अच्छी चर्चा की आप सबने। बड़ी बात ये है कि जितने भी वक्ता रहे, युवा से लेकर के वरिष्ठ तक, उन सबों ने अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया। लहरी मीना जी, अंतरा करवड़े जी, गौरव गुप्ता जी, गौतम जी, अमरेंद्र भाई जी का तो कहना ही क्या। ये तो आज वाकई पता नहीं विराट कोहली बन करके खेल रहे थे या क्या, लेकिन अच्छा अध्येता ऐसा ही होना चाहिए। ये बात प्रमाणिक है कि आज के दौर में जब पुस्तक पढ़े बिना हाथ मुंह धो करके लोग मंचों पर सवार हो जाते हैं और पुस्तक पर एक शब्द नहीं बोलते, बाकी सब कुछ बोल डालते हैं, तो उस स्थिति पर आपने अपनी जिम्मेदारी का इतना बखूबी निर्वहन किया, इसके लिए आभार। और सत्यप्रिय पांडे भैया का कहना ही क्या। तो कुल मिलाकर के राकेश शर्मा सर यात्राओं में है, वो अभी जारी है। उनका मोबाइल भी शायद नेपथ्य में चला गया है। अच्छा सर, कहीं जा रहे हैं क्या सर, कहीं दूर यात्रा? भोपाल गए हुए थे। अच्छा, तो अच्छा। भोपाल से वापसी इंदौर की रही होगी। तो जिन पर ज्यादा विश्वास होता है वो नेपथ्य में रहने के लिए विवश हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर बहुत ज्यादा विश्वास है हमें और वो नेपथ्य में भाग रहे हैं। इसी तरीके से आलोचना पर बहुत ज्यादा विश्वास रहा है, वो भी नेपथ्य में भागने की कोशिश में निरंतर सक्रिय है। आलोचना के संदर्भ में जो मेरी पीड़ा है वो यही, आलोचना की सत्ता कमजोर तो हुई है, ये तो ये तो अमरेंद्र सर आपको भी मानना पड़ेगा और हम लोग देख भी रहे हैं कि खोई हुई सत्ता को वापस कैसे लाना है। अब या तो राहुल गांधी की तरह संघर्ष करें, उस संघर्ष से काम चलने वाला नहीं है, या तो इंडिया का निर्माण करें। अब हम आप इंडिया के निर्माण करने लायक नहीं है क्योंकि विपक्ष एकदम बिखरा हुआ है। अब ये जो रचनाकारों का पक्ष है ये उनका है,
सोशल मीडिया के दौर में फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम तक इतना भाजपा की तरह इतना गदर मचाए हैं कि कांग्रेस की तरह वापसी करना दुर्लभ हो रहा है। फिलहाल इस चिंता के साथ हम फिर जल्दी इस मंच पे वापसी करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी राह पर, किसी मोड़ पर, यूं साथ चलते चलते। धन्यवाद भैया। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। अच्छा, एक बात और कि जो सभी हमारे श्रोतागण और दर्शकगण मौजूद रहे, उन सब का बहुत बहुत आभार। अरुण धर्मावत जी बड़े अच्छे साहित्यकार हैं, लोक जीवन और लोक जमीन से जुड़े रहे हैं। गंभीरता इनकी इस बात पर भी है कि ये नए रचनाकारों को लाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और सही मायने में हमें ऐसे ही सशक्त लोगों की ज़रूरत है। साथ में हमारे चंद्रकांत रॉय जी भी जुड़े रहे, कथाकार हैं, कवि हैं। कृष्णा एम जुड़े रहे, वंदना गुप्ता जी जुड़ी रहीं, सीमा भाटिया मैम जुड़ी रहीं, गणेश गनी सर का भी आगमन हुआ जो हिमाचल के युवा कवि हैं, मोहन बेगोवाल गजलकार और लघु कथाकार हैं, सुरेश सेठ सर भी जुड़े रहे और भी बहुत से लोग जुड़े रहे जो कमेंट के जरिए सामने नहीं आए लेकिन अदृश्य रूप में आलोचना की तरह मौजूद रहे। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।